अच्छा जी, एसक्यूएल हमारी जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, वो ब्रॉडली दो तरह की कमांड्स में मुश्तमिल है यहाँ पे। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। जब भी हम कोई डाटाबेस क्रिएट करेंगे, कोई टेबल क्रिएट करेंगे, जब भी कोई चीज़ बनानी है, डेवलप करनी है या डिज़ाइन करनी है, तो फिर हम डाटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस, ये कुछ कमांड्स हैं, क्वेरीज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, जिसके अंदर क्रिएट, आल्टर, ड्रॉप, इंसर्ट, ड्रॉप सॉरी, यहाँ तक ये कुछ 3 एग्जांपल्स हैं। और आगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दूसरी इसकी टाइप है इन क्वेरीज की, जो हम लिखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर और आज के लेक्चर के अंदर भी। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई टेबल डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे, तो उसके अंदर फिर जितना भी डाटा हम ऐड, इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, यानी कि डाटा मैनिपुलेशन का जितना भी काम है, वो सारा कुछ हम इस डाटा मैनिपुलेशन डीएमएल के अंदर करेंगे, जिसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना, उसको अपडेट करना, डिलीट करना या सिलेक्ट यानी कि क्वेरी करना, यानी कि डाटाबेस से डाटा उठा के शो करना, ये डिफरेंट तरह की जो कमांड्स हैं, क्वेरीज हैं, ये हम यूज करने वाले हैं। यूजिंग डीडीएल commands, data definition language commands, we can make changes in the structure of the database. ये जो DDL लैंग्वेजेस हैं, सॉरी कमांड्स हैं या क्वेरीज हैं, इसकी मदद से हम डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो हम क्रिएट करेंगे या उसके अंदर को मॉडिफिकेशंस करेंगे। इसकी मेन कमांड्स क्रिएट, आल्टर और ड्रॉप हैं। क्रिएट का मतलब जिसमें हम चीज़ों को यानी कि टेबल्स को या डाटाबेसेस को क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे। आल्टर कमांड्स की मदद से उसको चेंज करेंगे, अपडेशन या मॉडिफिकेशंस करेंगे। और ड्रॉप कमांड्स जो हैं ये यूज़ होंगी अगर हमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं ड्रॉप की कमांड की मदद से। फॉर एग्जांपल, हमने कोई डाटाबेस क्रिएट कर लिया, अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको ड्रॉप की कमांड से ख़त्म कर देंगे। या कोई टेबल हमने क्रिएट किया है, रिलेशन जिसको हम कहते हैं, वो भी अगर हमने कोई जरूरी क्रिएट कर लिया तो उसको भी हम ड्रॉप कमांड की मदद से डिलीट करेंगे। ये जस्ट अभी इंट्रोडक्शन है। आने वाले जो स्लाइड्स हैं उसके अंदर हम बाकायदा इन कमांड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये कैसे जो डिफरेंट कमांड से काम करती हैं। सबसे पहले जी, क्रिएट डाटाबेस और क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल जो है वो हमारी असल जो हमारा काम है वो टेबल्स के या रिलेशंस के रेलिवेंट है, लेकिन हमें एक ब्रॉडर, एक कंटेनर डेवलप करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं डाटाबेस। ठीक है जी, लॉजिकल एक बॉक्स समझ लें या एक बाउंड्री कह लें, वो हमारी डाटाबेस के नाम से क्रिएट होगी और ये वन टाइम हम करेंगे ये काम। जैसे हम जब डाटाबेस क्रिएट करनी है तो एक कमांड हमें जो क्रिएट डाटाबेस किया ये वन टाइम हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। जैसे ये रेड कलर में लिखी है, क्रिएट डेटाबेस और आगे डेटाबेस का नाम, कोई भी नाम ऑप्शनल जो आपकी मर्जी है, जो भी आप रखना चाहें। जैसे मिसाल के तौर पे कोई हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप करें तो आप क्रिएट डाटाबेस हेल्थ केयर सिस्टम उसका नाम रख सकते हैं, या क्रिएट डाटाबेस और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का वो हेल्थ केयर सिस्टम है, फॉर एग्जांपल है जी जिना हॉस्पिटल का, तो हम कह सकते हैं जी क्रिएट डाटाबेस जिना हॉस्पिटल। ठीक है, या जिना हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरीके से कोई भी नाम जो हम अपनी मर्जी से रखना चाहें वो डाटाबेस का रख सकते हैं, लेकिन जो कीवर्ड्स हैं क्रिएट स्पेस डाटाबेस स्पेस और आगे डाटाबेस का नाम, ये हमें इस तरतीब से सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा। और हर कमांड जो है वो डाटाबेस की वो नॉर्मली सेमीकोलन से एंड होती है। हमें याद होगा कि हम C++ या ऊप वगैरह के अंदर हम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, कमांड्स लिखते थे, और वहाँ पे भी हर लाइन सेमीकोलन के अंदर के तक एंड होती थी। और नॉर्मली हम ऊप वगैरह में एक स्टेटमेंट जो है वो सीधी एक ही लाइन में लिखते थे, 2 लाइनों में ब्रेकअप नहीं करते थे। जबकि डाटाबेस के ये जो एसक्यूएल है इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है कि आप ये जैसे लिखा हुआ क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, इसको आप 3 लाइनों में लिख सकते हैं। क्रिएट, दूसरी लाइन में डेटाबेस, तीसरी में डेटाबेस का नाम और आगे सेमीकोलन। यानी कि आप कमांड्स को जैसे मर्जी लिखें, लेकिन कमांड सेमीकोलन से एंड होनी चाहिए। सेमीकोलन जो है यहाँ से डाटाबेस इंजन आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ तक ये कमांड कंप्लीट हो गई है। आप उसको 3 लाइनों में लिखें, 1 में लिखें, इट डजंट मैटर, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इसकी एग्जांपल भी नीचे दी गई है, क्रिएट डेटाबेस हेल्थ केयर सिस्टम। मैंने एक डाटाबेस क्रिएट करनी है जी, उसका नाम मैंने हेल्थ केयर सिस्टम रख दिया, सेमीकोलन से इसको एंड कर दिया। एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। ये जो एसक्यूएल है ये ऊप वगैरह की तरह केस सेंसिटिव भी नहीं है। आप इसको लोअर में इंस्ट्रक्शन लिखें, क्वेरी लिखें, अपर इंग्लिश के अंदर लिखें,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी कैन डिलीट डेटाबेस। इस कमांड की वजह से क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ये जो आप जब आप लैब में जाएंगे तो लैब में आपको MySQL जो है वो वहाँ पे मिलेगी इंस्टॉल हुई हुई। उसका जो एडिटर है वहाँ पे जस्ट आपने ये लाइन लिख के तो उसको एग्जीक्यूट करना है और आपको वो दिखाएगा जो उसका फ्रंट एंड है कि बाकायदा वहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी, आपको नज़र आएगी। अगर आपने गलती से कोई डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, अब आपको नहीं चाहिए, तो आप ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम इस कमांड की मदद से उसी डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ड्रॉप डेटाबेस हेल्थ केयर सिस्टम। अगर ये लाइन लिख के इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये कमांड या ये जो क्वेरी है ये आपकी हेल्थ केयर सिस्टम डेटाबेस को डिलीट कर देगी परमानेंटली। अच्छा, जब आप ये काम कर लें वन टाइम, क्योंकि मैंने कहा कि जो डेटाबेस है वो आपने एक दफ़ा क्रिएट करनी है और बाकी के काम जो है वो फिर इस हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर ही होंगे, इसी डेटाबेस के अंदर। लेकिन जब भी आपने काम स्टार्ट करना है, ठीक है, डेटाबेस क्रिएट कर लिया आपने और एन पॉसिबल है कि अब आपने एक से ज़्यादा डेटाबेसेस क्रिएट की हुई हैं अपने सिस्टम के अंदर। एक हेल्थ केयर सिस्टम है, एक एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, एक कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन का सिस्टम है, तो डिफरेंट तरह की आप डेटाबेस क्रिएट कर चुके हैं फॉर एग्जांपल। तो जब भी आपने काम स्टार्ट करना है तो आपने पहले उस एडिटर के अंदर ये टाइप करके एक दफ़ा सिस्टम को ज़रूर बताना है कि आप किस डेटाबेस के अंदर काम करने लगे हैं। मिसाल के तौर पे MySQL आपके सामने खुला हुआ है और आपके MySQL के अंदर आपने को 5-6 डेटाबेसेस क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। तो जब भी आपने कोई क्वेरी को इंस्ट्रक्शन लिखनी है वहाँ पे एडिटर के अंदर, तो उससे पहले एक दफ़ा आपने ये लाइन एग्जीक्यूट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल यूज़ डेटाबेस नेम सेमीकोलन, जैसे यहाँ पे लिखा है यूज़ हेल्थ केयर सिस्टम और सेमीकोलन। अब इसके ये लाइन भी एक दफ़ा आपने एग्जीक्यूट करनी है एटलीस्ट शुरू में। तो अब इसके बाद आप जो भी काम करेंगे, जो भी SQL की क्वेरीज लिखेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो तमाम काम हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपके MySQL के अंदर एक से ज़्यादा डेटाबेसेस क्रिएट की हुई हैं आपने। हेल्थ केयर सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई मिसाल के तौर पे कोई स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम है, बहुत सारी डेटाबेसेस आपने क्रिएट की हुई हैं। तो आप अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटाबेस इंजन को पता होना चाहिए कि आप ये कमांड किस डेटाबेस के लिए लिख रहे हैं। तो वो उसको गाइड करने के लिए अपने सिस्टम को अपने एक दफ़ा ये लाइन लिख के एग्जीक्यूट कर देनी है यूज़ हेल्थ केयर सिस्टम। तो अब मैं जो भी कमांड्स लिखूंगा वो हेल्थ केयर सिस्टम डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। अगर आप ये चेंज करना चाहें तो दोबारा लिख दें यूज़ फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जब एक दफ़ा ये लाइन रख के एग्जीक्यूट कर देंगे तो उसके बाद सिस्टम को पता चल जाएगा कि अब मैंने आपकी तमाम कमांड जो है वो मिसाल के तौर पे एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है जी। ये वन टाइम आपने ये काम करना है। वी कैन सी टेबल प्रेजेंट इन एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस, फॉर एग्जांपल शो टेबल सेमीकोलन। हमने जितनी भी टेबल्स क्रिएट की हों किसी भी डेटाबेस के अंदर, हम उनकी लिस्ट या उनकी डिटेल देखना चाहें तो जस्ट शो टेबल्स सेमीकोलन लिखेंगे तो उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी टेबल्स हम क्रिएट कर चुके हैं, यानी कि रिलेशंस बना चुके हैं, वो तमाम के तमाम की लिस्ट आपको शो कर देगा। हाउ टू क्रिएट टेबल, डाटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट्स। यहाँ से थोड़ा सा आपको जरा तवज्जो से देखना पड़ेगा क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम जो है इन टेबल्स के रेलिवेंट होगा। ये जो क्रिएट डेटाबेस थी ये तो जस्ट वन टाइम आपने करना है, एक दफ़ा लाइन एग्जीक्यूट करनी है। यूज डेटाबेस वाली जो लाइन है ये भी आपने वन टाइम करनी है। लेकिन जो फ्रीक्वेंटली या रोजमर्रा का हमारा जो काम है वो क्रिएट टेबल यानी कि टेबल्स के रेलिवेंट है। अच्छा, सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम काम करते हैं तो उसके डिफरेंट सर्टेन डाटा टाइप्स हैं, चाहे आप जावा ले लें और C++ ले लें, वट कोई भी आप टूल कोई भी लैंग्वेज देखें तो उसके अंदर उसकी सर्टेन डाटा टाइप्स हैं। वो डाटा टाइप्स का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ताकि आप जब वेरिएबल्स या इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करते हैं तो आपको थोड़ा सा उसकी डाटा टाइप्स का आइडिया हो कि आपने किस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा रखना है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ अगर आपने प्रोसेस करनी है तो उसके लिए इंट, न्यूमेरिक, ये दो तरह के वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। इंट जो है उसका साइज़ यहाँ पे दिया गया है 4 बाइट्स स्टोर करता है और न्यूमेरिक जो है वो उसकी भी रेंज यहाँ पे दी गई है कि वो 888.88 इस तरीके से। अगर आपने कोई डेसिमल वाला डाटा लेना तो आप न्यूमेरिक डाटा टाइप लें। कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए
फिक्स लेंथ कैरेक्टर। सर आपकी आवाज कट रही है। जी अब आ रही या अभी भी कट रही है? सर सही आवाज आ रही है आपकी। जी ठीक है। मैं ख्याल जिसने कहा शायद उसके एंड पे कोई इशू होगा। बहरहाल अच्छा जी, दूसरा फिक्स, अगर आपने कोई करेक्टर स्टोर करने किसी वेरिएबल के अंदर तो CHAR कैरेक्टर, ठीक है, ये चार भी इसको शॉर्टली कहते हैं, वैसे कैरेक्टर है कैरेक्टर, और आगे पैरेंथेसिस के अंदर उसकी लेंथ दी हुई है 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी आप वेरिएबल या कोई भी जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, ये हम नॉर्मली वेरिएबल्स का इतना इशू नहीं है यहाँ पे जब हम टेबल्स क्रिएट करते हैं ना या रिलेशन बनाते हैं, तो हमें पता है टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं या किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है तो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम, स्टूडेंट एड्रेस, उसका रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, वटएवर जितने भी हैं। तो जो भी कॉलम्स हमने क्रिएट करने हैं ना किसी भी टेबल के अंदर, हर कॉलम की हमें डाटा टाइप देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर नेम है तो उसको हम कैरेक्टर या वेरिएबल कैरेक्टर कुछ कह सकते हैं, या कोई फॉर एग्जांपल हमारा रोल नंबर है तो उसको हम इंट, न्यूमेरिक या इस तरीके से वेरिएबल कैरेक्टर कुछ भी उसकी डाटा टाइप देंगे। तो इसका मतलब यह है कि जब भी हमने कोई रिलेशन बनाना है यानी कि टेबल क्रिएट करनी है, तो उस टेबल के डिफरेंट कॉलम्स होंगे यानी कि एट्रीब्यूट्स होंगे, और हर एट्रीब्यूट की हमें डाटा टाइप बतानी पड़ेगी वहां पे। ये अभी हम नेक्स्ट 1-2 स्लाइड्स के अंदर ये काम करके देखेंगे अभी। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है कि जब कह देना कैरेक्टर, किसी भी कॉलम की एट्रीब्यूट की डाटा टाइप आप सेट कर दें कैरेक्टर और आगे लिख दें 5, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 5 लिख दिया, तो जब भी आप इसके अंदर कोई डाटा स्टोर करेंगे तो आपका जो सिस्टम है वो मैक्सिमम इस कॉलम के लिए जो वैल्यू स्टोर होंगी वो 5 कैरेक्टर तक स्टोर करेगा या उसके लिए 5 कैरेक्टर एलोकेट कर देगा। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे उस कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू रखते हैं उसके अंदर 5 कैरेक्टर स्टोर नहीं करते, मिसाल के तौर पे 2 करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कैट, 3 करते हैं, तो बाकी 2 कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके वेस्ट जाएंगे, ये मेमोरी 2 कैरेक्टर्स की। अब सिस्टम इस 2 कैरेक्टर्स को आपके लिए फिक्स कर देगा, ऑक्यूपाई कर देगा, लेकिन आप यूज भी नहीं कर रहे और सिस्टम किसी को दे भी नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि 3 कैरेक्टर तो आपने यूज कर लिए, 2 आपके जाया जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप मिसाल के तौर पर जेंडर का एक कॉलम बनाएं, स्टूडेंट का टेबल है, उसका स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, उसका जेंडर फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं जी, जैसे हम लिखते हैं फीमेल, FEMALE, 6 कैरेक्टर बनते हैं। तो मैं फीमेल जो जेंडर का कॉलम है उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर और आगे ब्रैकेट के अंदर 6 लिख देता हूँ। जबकि जब मैं डाटा एंटर करता हूँ उस कॉलम के अंदर तो मैं फीमेल पूरा नहीं लिखता, F लिख देता हूँ सिर्फ। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ 1 कैरेक्टर ऑक्यूपाई किया, बाकी 5 कैरेक्टर मैंने खाली छोड़ दिए। तो अब सिस्टम जो है वो उसने तो मेरे लिए 6 कैरेक्टर फिक्स किए हैं, स्पेस मेमोरी के अंदर उतनी फिक्स की हुई है, लेकिन मैंने तो सिर्फ F लिखा है, 1 ही कैरेक्टर यूज किया है। तो सिस्टम क्या करेगा, बाकी 5 कैरेक्टर भी मेरे लिए फिक्स करके रखेगा, ऑक्यूपाई करके रखेगा मेमोरी, वो किसी को देगा नहीं, जबकि मैंने यूज तो सिर्फ 1 ही किया। तो इस सूरत में अगर आप कैरेक्टर लिखते हैं डाटा टाइप, तो उस सूरत में अगर आप जो भी रेंज स्पेसिफाई किया, जैसे 5 किया हुआ यहाँ पे, तो 5 यूज नहीं करते, 2 या 3 करते हैं, तो बाकी जो कैरेक्टर बच जाएंगे वो मेमोरी आपकी वेस्ट जा रही होगी। जबकि इसका हल क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर। आप ऐसी सिचुएशन में फिर अगर आपको पता है कि डाटा कम ज्यादा हो सकता है तो फिर आप वेरिएबल कैरेक्टर यूज करें। वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर मिसाल के तौर पे आप मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे लिख दें n की जगह। मिसाल के तौर जैसे फीमेल, मैंने कहा जेंडर में मेल और फीमेल है, तो मेल के स्पेलिंग थोड़े हैं, फीमेल के ज्यादा हैं। MALE मेल में 4 हैं, जबकि फीमेल है कुछ 6 बनते हैं, तो आप यहाँ पे 6 लिख दें, ठीक है। अब आप चाहे मेल लिखें, चाहे फीमेल लिखें, चाहे M लिखें या F लिखें, तो सिस्टम क्या करेगा, जितना डाटा आपने एंटर किया ना सिर्फ उतनी मेमोरी आपको देगा, बाकी मेमोरी फ्री कर देगा, ठीक है, किसी और सॉफ्टवेयर के लिए या किसी और एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो अगर आपने कैरेक्टर स्टोर करने हैं तो फिर आप कैरेक्टर की बजाय वेरिएबल कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करेंगे। ये आने वाले स्लाइड्स के अंदर हम ग्रेजुअली देखेंगे कि ये डाटा टाइप्स कैसे काम कर रही हैं, ठीक है, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं। इस तरीके से बुलियन, ट्रू फॉल्स है, डेट है, टाइम स्टैम्प है, ये इस तरह की बहुत सारी डाटा टाइप्स बकर के साथ साथ हम यूज करते जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा इनका। कीवर्ड्स फॉर कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स हमने पहले भी इसके बारे में कोई जिक्र किया हुआ है कि हम जब भी कोई डाटा टाइप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 3 तरह की कंस्ट्रेंट्स पढ़ी थी, आपको याद होगा कुछ स्लाइड्स के पहले।
जिसमें हमने डोमेन कंस्ट्रेंट्स जो है इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, इस तरीके से हमने डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स पढ़ी थी। तो अगर आपको याद है तो उनमें से कुछ कंस्ट्रेंट्स हमने देखा था कि जब भी डोमेन कंस्ट्रेंट हमने देखा था कि जब भी आप कोई कॉलम क्रिएट करते हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो उस कॉलम पे या उस एट्रीब्यूट पे आप कोई कंस्ट्रेंट, कोई लिमिटेशन, कोई कंडीशन लगा सकते हैं कि इस कॉलम के अंदर सिर्फ इस तरह का डाटा सेव हो, बाकी इसके अलावा कुछ ना हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कुछ से फिक्स कर दूं कि मिसाल के तौर पे जो भी मेरा जेंडर के अंदर डाटा जब भी सेव करने लगे तो वहाँ पे सिर्फ मिसाल के तौर पे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर ऐड हो, एम या एफ, इसके अलावा कुछ और ऐड ना हो। या स्टूडेंट की एज एंटर होने लगी है तो एज जो है मैक्सिमम मिसाल के तौर पे जी एज उसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम अज्यूम करें कि जो मिसाल के तौर पे एफएससी के बाद अगर आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एफएससी के लेवल तक आपकी जो एज है वो 16, 17, 18 साल तक होती है। तो मैं एडमिशन का डाटा ऐड करते हुए आपकी एज जो है उस पर लिमिटेशन कंस्ट्रेंट लगा दूं कि जो भी वैल्यू ऐड हो वो मिसाल के तौर पे 18 से अगर बड़ी है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस हम लगा सकते हैं। वो जो कंडीशन या कंस्ट्रेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नॉट नल होगा कि मिसाल के तौर पे किसी भी कॉलम पे अगर आप नॉट नल अप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब इस कॉलम की वैल्यू को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट नेम है तो नेम कभी भी स्टूडेंट का एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है, रोल नंबर एम्प्टी नहीं हो सकता। मिसाल जेंडर चलो आप छोड़ दें, कोई खास इशू नहीं होगा, आप उसकी एज छोड़ दें या उसकी ऐसी तरह का कोई कॉलम छोड़ दें तो शायद कोई मसला ना हो। लेकिन रोल नंबर हो गया, मिसाल के तौर पे कोई उसका नाम हो गया, उसका प्रीवियस क्वालिफिकेशन हो गई या उसका मार्क्स हो गए, जो कुछ कॉलम्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में हमारा ख्याल है कि इनकी वैल्यूज एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नल नहीं हो सकती, वहां पे हम जब भी वो कॉलम क्रिएट करेंगे उसके साथ नॉट नल का कीवर्ड यूज कर देंगे, एक दफा लिख देंगे। तो सिस्टम के अंदर सिस्टम जब भी कोई एंड यूजर उसमें डाटा ऐड करने की कोशिश करेगा तो वो एम्प्टी नहीं छोड़ सकता उसको। दूसरी कंस्ट्रेंट है यूनिक। यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब है कि जब भी इस कॉलम के अंदर कोई वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि जो भी वैल्यू ऐड हो रही है वो पहले से मौजूद तो नहीं है। अगर है तो इसका मतलब डुप्लीकेट हो रही है तो सिस्टम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। डिफॉल्ट एक कंस्ट्रेंट है कि मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि हम किसी भी कॉलम की एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दें, एंड यूजर उसको ऐड करे या ना करे, लिखे या ना लिखे, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट वैल्यू उस कॉलम में ऐड कर देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं एक साइन अप का एक फॉर्म बनाता हूँ, उस साइन अप फॉर्म का मिसाल के तौर पे कोई पर्पज है कि मिसाल के तौर पे मैं जी कोई सोसाइटीज के लिए स्पोर्ट्स फुटबॉल की टीम बनाना चाह रहा हूँ मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पे लड़के इस सोसाइटी को, इस टीम को ज्वाइन करें, रजिस्टर करें अपने आप को। अब क्योंकि मुझे पता है कि इस सोसाइटी में सिर्फ लड़के ही आएंगे, मेल ही आएंगे, तो मैं वहाँ पे जो जेंडर का उसका कॉलम होगा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट या डिफॉल्ट वैल्यू एम या मेल सेट कर दूंगा। अब एंड यूजर को बार बार एम या मेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम हर बंदे के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली एम या मेल ऐड करता जाएगा। अब वो बेशक एंड यूजर जो भी यूज कर रहा है सिस्टम को या साइन अप कर रहा है बंदा, कोई स्टूडेंट, वो उस जेंडर वाले खाने को खाली भी छोड़ दे तो कोई इशू नहीं है, सिस्टम एरर नहीं देगा, बल्कि जो डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की हुई है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव करता जाएगा। इस तरीके से चेक एक कंस्ट्रेंट है। चेक का मतलब है कि जब भी आप इस कॉलम के अंदर जिस पे आपने चेक की कंस्ट्रेंट लगाई है उसकी वैल्यू सेव करने लगे तो सिस्टम देख लेगा कि क्या उसकी वैल्यू इस रेंज के अंदर है। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट नंबर ग्रेटर देन 0 एंड डिपार्टमेंट नंबर लेस देन 21, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख दें एज ग्रेटर देन 0 एंड एज फॉर एग्जाम्पल लेस देन, ये वाली वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि जो मिसाल के तौर पे जो भी BS में एडमिशन लेने आएगा स्टूडेंट, उसकी एज जो है वो फॉर एग्जाम्पल जी 14 से लेके और मिसाल के तौर पे जी 20 के दरमियान में होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेंज मेंशन कर दूंगा एज ग्रेटर इक्वल टू 14 एंड एज लेस देन फॉर एग्जाम्पल जी 20। तो इसके अलावा अगर कोई भी एज लिख के एंड यूजर ऐड करने की कोशिश करेगा तो सिस्टम उसको सेव नहीं करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कोई रेंज भी दे सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। यहाँ पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की हमने देखा था कि हम डिफरेंट कीज अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम पे, कि कोई भी किसी भी टेबल का कोई भी एट्रीब्यूट या कॉलम है उसको हम कोई की असाइन करना चाहते हैं
या उसको कोई यूनिक की बनाना चाहते हैं तो हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट उसके साथ ऐड कर देंगे। हम ये कीवर्ड यूज़ करते हैं, लिखते हैं उस कमांड के साथ या उस कॉलम के साथ, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कॉलम को प्राइमरी की बना देता है। इस तरीके से फॉरेन की भी हमें बनानी पड़ेगी, हमें खुद से लिखना पड़ेगा कि किस कॉलम को हम किस दूसरे कॉलम की प्राइमरी की के साथ अटैच कर रहे हैं। यही हमने पहले पढ़ा था कि प्राइमरी की और फॉरेन की में क्या होता है कि प्राइमरी की तो सिंपली किसी भी टेबल का वो कॉलम होता है जिसकी वैल्यू यूनिक होती हैं, रिपीट नहीं हो रही होती, डुप्लीकेट नहीं होती और नल भी नहीं होती, तो ऐसे कॉलम को हम प्राइमरी की कह देते हैं। तो जब भी मिसाल के तौर पे जब मैं स्टूडेंट का टेबल क्रिएट करूंगा तो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट डिफाइन करने लगूंगा, तो रोल नंबर एट्रीब्यूट के साथ मैं ये कीवर्ड लिख दूंगा प्राइमरी की, तो सिस्टम उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर देगा। अब उस कॉलम के अंदर ना तो वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है और ना ही एम्प्टी हो सकती है। फिर हमने कहा था ये फॉरेन की होती है। फॉरेन की कोई दो जो टेबल्स हैं उनका आपस में कॉमन कॉलम होता है जो आपस में एक दूसरे को लिंक कर रहा होता है या रेफरेंस के तौर पे यूज होता है। जैसे स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट का रोल नंबर प्राइमरी की है और एक फीस का टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर जो है वो मेंशन होते हैं कि किस बच्चे ने कितनी फीस जमा कराई, तो वही प्राइमरी की जो स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर है वो फीस वाले टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज होगी। तो हमें फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फॉरेन की जब हम लगा रहे हैं तो वो किस टेबल के किस कॉलम को आपस में लिंक कर रही है। ठीक है, ये पूरा हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो ये चंद कंस्ट्रेंट्स थी जो जब भी हम किसी टेबल के अंदर को कॉलम ऐड करने लगेंगे या एट्रीब्यूट क्रिएट करने लगेंगे तो हमें ये कंस्ट्रेंट्स लगानी पड़ती हैं। ये ऑप्शनल है सारी, ठीक है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो इनमें से कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगाते किसी टेबल के कॉलम पे तो कोई इशू नहीं है, टेबल फिर भी क्रिएट हो जाएगा। ये हमारी ज़रूरत के लिए है कि अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़े तो हम ये कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। अच्छा जी, पहली कमांड हमारी क्रिएट टेबल की। क्रिएट टेबल जब हमने करना है तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम किस एंटिटी का टेबल या रिलेशन क्रिएट करने लगे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता रहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट एंटिटीज हैं, स्टूडेंट है, टीचर है, कोर्स है, पेशेंट है, डॉक्टर है, इस तरीके से प्रोडक्ट है, ठीक है जी, बुक इशुएंस है, बहुत सारी ऐसी तरह की एंटिटीज होंगी या रिलेशनशिप्स होंगे, रिलेशनशिप्स जिनको हम टेबल की सूरत में कन्वर्ट करने लगेंगे। तो सबसे पहले तो हमें उस एंटिटी का नाम पता होना चाहिए और इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिस्ट हमारे पास होने चाहिए कि जनाब ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हमने टेबल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर ये हमारे पास डिटेल आ गई तो हमने टेबल क्रिएट कैसे करनी है, उसकी कमांड यहाँ पे आपको रेड में नज़र आ रही है, क्रिएट टेबल, आगे टेबल का नेम, ऑप्शनल नेम है जी, टेबल नेम कोई भी नाम जो आप चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट या टीचर या कोर्स या प्रोडक्ट। ठीक है, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल टीचर, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, क्रिएट टेबल डिपेंडेंट्स, क्रिएट टेबल स्टॉक, कोई भी नाम हम रख सकते हैं, लेकिन उसका सिंटेक्स है क्रिएट स्पेस टेबल स्पेस उसका नाम टेबल का यानी कि रिलेशन का, आगे छोटी पैरेंथेसिस, छोटी ब्रैकेट, पैरेंथेसिस जिसको हम कहते हैं, और आगे एट्रीब्यूट्स की लिस्ट शुरू हो जाएगी। जितने भी एट्रीब्यूट जो कि ये हमने पहले डिफाइन किए हैं, हमने लिखे हुए या नोट किए हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, ठीक है, ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एम्प्लॉय एंटिटी के हैं। तो हम इसी तरीके से 1 by 1 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एट्रीब्यूट का नाम, फॉर एग्जांपल जी स्टूडेंट नेम, उसके आगे डाटा टाइप जो अभी हमने पढ़ी आगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम var4, और आगे स्टूडेंट नेम हमारा ख्याल है कि मैक्सिमम फॉर एग्जांपल कितना हो सकता है कैरेक्टर का, मिसाल के तौर पे जी 50 कैरेक्टर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम, आगे डाटा टाइप में var4, पैरेंथेसिस के अंदर उसकी रेंज फॉर एग्जांपल 50, और आगे कोई कंस्ट्रेंट अगर लगानी है तो इन कंस्ट्रेंट्स में से, ठीक है, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफॉल्ट, यूनिक, नॉट, नल, जो भी कंस्ट्रेंट लगानी है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक एट्रीब्यूट या एक कॉलम बन गया जी टेबल के अंदर। फिर इस तरीके से दूसरा एट्रीब्यूट स्टूडेंट रोल नंबर, आगे उसकी डाटा टाइप फॉर एग्जांपल इंटीजर, और आगे अगर उसमें प्राइमरी की लगानी है तो स्पेस प्राइमरी स्पेस की, ठीक है जी, और कॉमा। फिर तीसरा कॉलम या तीसरा एट्रीब्यूट उस टेबल का, मिसाल के तौर पे एड्रेस, आगे उसकी डाटा टाइप var4, ब्रैकेट में जितनी उसकी रेंज देनी है मैक्सिमम फॉर एग्जांपल 50 कैरेक्टर, और आगे कंस्ट्रेंट लगानी है तो फॉर एग्जांपल नॉट नल,
मैं कहता हूँ जी कोई भी स्टूडेंट जब उसका एडमिशन हो तो उसका एड्रेस का खाना खाली नहीं होना चाहिए, हर स्टूडेंट का एड्रेस मुझे पता हो, या कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट का अगर खाना है तो ठीक है जी। तो इस तरीके से ये जितने भी मैंने किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ये तमाम के तमाम 1 बाई 1 मैं इस तरीके से लाइन में लिखता जाऊंगा, एक लाइन कॉमा, दूसरी लाइन कॉमा, तीसरी लाइन कॉमा, एट्रीब्यूट का नाम, ठीक है। और ये नाम ऑप्शनल है, ये हम खुद भी, ऑप्शनल का मतलब है कि इसका जो नाम है वो हम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं। एसटीडी नेम रख दें, नेम रख दें, स्टूडेंट नेम लिख दें, वट जो मर्जी लिखें यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हम सी में भी आपको या ऊप के अंदर आपको याद होगा कि हम जो कीवर्ड्स हैं उनको अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते थे, कीवर्ड को एज ए वेरिएबल नेम नहीं ले सकते थे। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम है, कोई भी एंटिटी उसके एट्रीब्यूट्स, एंटिटी का नाम ऊपर आ गया, फॉर एग्जाम्पल जी एम्प्लॉई, और उसके एट्रीब्यूट एम्प्लॉई नेम, डाटा टाइप, कंस्ट्रेंट ऑप्शनल है, लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, अगर नहीं लिखनी तो डाटा टाइप के बाद कॉमा डाल दें और दूसरी लाइन पे आ जाएं। फिर दूसरा एट्रीब्यूट उसके डाटा टाइप, तीसरा एट्रीब्यूट उसके डाटा टाइप, जितने भी एट्रीब्यूट हैं इस तरीके से सारे लिखते जाएं और आगे उसकी डाटा टाइप लिखते जाएं। कोई कंस्ट्रेंट लगानी है इनमें से तो कंस्ट्रेंट आगे लिखते हैं, ठीक है जी। और एंड पे पैरेंथेसिस क्लोज और सेमीकोलन। अब सिस्टम समझ जाएगा कि यहाँ से ये क्रिएट से काम स्टार्ट हुआ हुआ है, ये एक कमांड स्टार्ट हुई है क्वेरी, और ये चलते चलते सेमीकोलन तक एंड हुई है। तो सिस्टम क्या करेगा, आपके माई एसक्यूएल के अंदर ये जो नाम हम यहाँ पे देंगे, फॉर एग्जांपल ये इसकी एग्जांपल है, यहाँ अगर आप देखें तो उसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर जरा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने क्या किया, एम्प्लॉय के नाम से मेरे पास एक एंटिटी थी ईआरडी के अंदर, उसको मैंने क्रिएट किया, उसकी टेबल बनाई या रिलेशन बनाया, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय पैरेंथेसिस स्टार्ट और आगे उसका फर्स्ट नेम, एफ नेम के नाम से मैंने उस टेबल का, उस रिलेशन का पहला कॉलम बनाया, एफ नेम, आगे उसकी डाटा टाइप लिखी varchar वेरिएबल कैरेक्टर, आगे लिख दिया 15। तो इसका मतलब है कि ये नाम जो है मैक्सिमम 15 कैरेक्टर का हो सकता है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से, 15 कर दें, 55 कर दें, 500 कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। जितना ज़्यादा करते जाएंगे उतना मेमोरी आपकी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा सिस्टम। नॉट नल भी आगे मैंने कंस्ट्रेंट लगा दी एक, ठीक है जी, कि फर्स्ट नेम जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, हर सूरत आपको फर्स्ट नेम देना पड़ेगा। आगे जी मिडिल इनिशियल या मिडिल नेम वो करेक्टर, और 1 उसकी मैंने फॉर एग्जाम्पल उसकी रेंज दे दी है, आपकी मर्जी जितनी मर्जी दे दें। हमें पता है कि हम नाम आमतौर पे 3 हिस्सों में लिखते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो ये फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। एल नेम उसी तरीके से वेरिएबल कैरेक्टर, 15 उसकी रेंज है, और ये भी नॉट नल है, ठीक है जी। आप अगर चाहें तो आपका ख्याल, मिसाल के तौर पे ऐसा भी होता है कि समटाइम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका सिर्फ एक ही नाम होता है सिंगल वर्ड का, जैसे मिसाल के तौर पे अली, ठीक है जी, मोहम्मद अली या मोहम्मद अली अहमद, 3 कैरेक्टर नहीं होते, एक ही होता है, एक ही वर्ड होता है। तो इसका मतलब है अगर ऐसा है तो फिर आप ये वाला नॉट नल ख़त्म कर दें, ये वाला, क्योंकि अगर उस स्टूडेंट का एक ही नाम हुआ, सिर्फ फर्स्ट नेम हुआ, तो उसको आप सिर्फ नॉट नल कर दें कि वो एम्प्टी नहीं हो सकता, बाकी दोनों एम्प्टी हो सकते हैं, ठीक है जी। इस तरीके से सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये क्योंकि करेक्टर होता है, सॉरी नंबर के फॉर्मेट में होगा या उसमें डैश हो सकती है, तो आप उसका रेंज देते हैं। जैसे हम सोशल सिक्योरिटी की बजाय फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं CNIC, तो CNIC आगे आप नंबर लिख दें या करेक्टर लिख दें, और उसका फॉर एग्जाम्पल उसकी लेंथ लिख दें कि 13 करेक्टर हैं, 2 डैशेस मिला के ये 15 बन गए, ठीक है जी। और नॉट नल कंस्ट्रेंट साथ लगा दिए कि CNIC या सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता। हर एम्प्लॉय का ऐड करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, बर्थ डेट और आगे डेट उसकी डाटा टाइप, एड्रेस, वेरिएबल कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर उसकी रेंज दे दी है, डिफ़ॉल्ट UCP दे दिया जी कि डिफ़ॉल्ट एक कंस्ट्रेंट, उसकी एग्जांपल दी है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है, डिफ़ॉल्ट कीवर्ड, और आगे सिंगल कोट के अंदर UCP मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि अब जब भी कोई एडमिशन ऑफिसर या कोई भी एम्प्लॉई जब अपना डाटा ऐड करने लगेगा, अपने आप को साइन अप करने लगेगा, तो वो अगर एड्रेस को खाली भी छोड़ दे तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट उसके एड्रेस में UCP लिख देगा, ठीक है जी। या आप यहाँ पे लाहौर लिख दें, कराची लिख दें, पाकिस्तान लिख दें, 1 2 3 लिख दें, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब है ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम इस वैल्यू को हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट सेव करता जाएगा अगर उसको खाली छोड़ता है तो। जेंडर, कैरेक्टर 1, जेंडर में मैंने कहा जी मेल फीमेल अगर मैंने पूछना है तो मैं सिंपली M या F लिखूंगा और मुझे सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए। सैलरी इंटीजर दे दिया मैंने, कोई भी नंबर आ जाएगा इसमें। आगे जी सुपर सोशल सिक्योरिटी नंबर है, कोई और उसका एट्रीब्यूट है, डिपार्टमेंट नंबर है इंटीजर,
ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, एक टेबल क्रिएट की। ये पूरी कमांड जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो सिस्टम MySQL के अंदर एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल क्रिएट कर देगा। और उसके ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 कॉलम क्रिएट कर देगा। ठीक है जी। इस तरीके से जैसे ये टेबल बन गया एज इट इज, ये टेबल सर ये आपको उसको रन करके दिखा दें आप, या ऐसे ही हम उस पे करेंगे तो हो जाएगा ये काम? जी ऐसे ही हो जाएगा। जब आप MySQL में जाएंगे ना, आप लैब आपको करवाई जाएगी, तो लैब में आप एज इट इज आपको वो दिखाएंगे। हमें जैसे ये कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो और उसके वहाँ पे रन का बटन होगा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दबाएंगे तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। और आपको इस तरीके से आपको टेबल बना हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। टेबल का स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ जाएगा इस तरीके से, बॉक्सेस। ये डाटा नहीं इसमें होगा। ठीक है। डाटा हम खुद ऐड करेंगे उसमें। ये भी देखते हैं अभी कि डाटा कैसे ऐड होगा। डन जी। ये यहां तक हमने क्या किया, शुरू की टेबल जो कमांड्स हैं उसमें हमने ये वाला यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले एक क्रिएट डेटाबेस की सिंपल एक कमांड लिखनी है आपने, क्रिएट स्पेस डेटाबेस का नाम। ठीक है जी। एक लाइन लिख के वहां पर रन का बटन होगा, एग्जीक्यूट करेंगे उसको तो आपकी डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको पूरा हायरार्की नजर आएगी कि आपका यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गई है। फिर आप दूसरी कमांड पे जाएंगे, क्रिएटेबल वाली, ये वाली, ये एज इट इज लिखेंगे तो ये भी आपको जैसे आप इसको कमांड को लिख के रन का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये टेबल आपको वहां पे बना हुआ नजर आएगा और सिस्टम ये टेबल क्रिएट कर देगा। और उस डेटाबेस जो लेफ्ट साइड पे आपको हायरार्की या ट्री नजर आएगी, ऊपर डेटाबेस का नाम लिखा होगा, नीचे उसके एक टेबल क्रिएट करके दिखा देगा आपको एम्प्लॉय के नाम से। अब आप जितनी भी इस तरह की कमांड्स एग्जीक्यूट करते जाएंगे आपकी टेबल्स क्रिएट होती जाएंगी। ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, तो जितनी भी एंटिटीज मेरी ERD के अंदर होंगी वो 1 बाई 1 मैं इस तरीके से उसकी कमांड लिखना शुरू कर दूंगा। आप अज्यूम करें कि मैं मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले स्टूडेंट की एंटिटी को इंप्लीमेंट करना है, तो मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट और आगे उसका फर्स्ट नेम, आगे उसकी डाटा टाइप और कोई कंस्ट्रेंट है तो लिख दूंगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, CNIC, कॉन्टैक्ट, जेंडर, ब्लड ग्रुप। ठीक है जी। या गार्डियन का नाम। इस तरीके से डिफरेंट जितने भी एट्रीब्यूट होंगे वो 1 बाई 1 लिखते हुए ब्रैकेट बंद करूंगा, सेमी कॉलन लगा के उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा तो स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से फिर टीचर का लिखूंगा, क्रिएट टेबल टीचर, और टीचर का तमाम एट्रीब्यूट जो भी मेरी ERD के अंदर मैंने बनाए होंगे। हाँ, आप भी जब ERD क्रिएट करेंगे तो आपको पता होगा कि आपकी ERD के अंदर एक टीचर एंटिटी और उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है। डेफिनेटली उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसका डेजिग्नेशन, डेट ऑफ हायरिंग या डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी उसकी, उसका CNIC होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका ब्लड ग्रुप हो सकता है, उसकी सैलरी हो सकती है। तो जितने भी एट्रीब्यूट यहाँ पे लिख के उसको सेमीकोलन से बंद करें, रन करें तो टीचर का टेबल क्रिएट हो जाएगा। फिर कोर्सेज का टेबल इस तरीके से आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट टेबल कोर्स। ठीक है जी। कोर्स ID, कोर्स नेम या कोर्स टाइटल, उसका डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, वो किस सेमेस्टर का कोर्स है। ठीक है जी। कितने कैरेक्टर का कोर्स है, उसके साथ लैब है कि नहीं है। ये जितने भी कोर्स के नेसेसरी एट्रीब्यूट होंगे वो आपको इसी तरीके से 1 बाई 1 लिखने पड़ेंगे, साथ में कॉमा से उसको आप सेपरेट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे हर एक लाइन और एंड पे कॉमा, कॉमे का मतलब है कि ये एक कॉलम बन गया, फिर दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, जितने कॉमे ऐड करते जाएंगे उतने कॉलम क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है जी। जैसे ये आपको राइट पे नजर भी आ रहा है कि एक लाइन जो है वो एक कॉलम क्रिएट कर रही है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सोशल सिक्योरिटी, एड्रेस। इस तरीके से जितने भी आप ये यहाँ पे एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे टेबल के अंदर उतने ही कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। एम्प्लॉय की एग्जांपल हो गई जी। अच्छा जी। ड्रॉप टेबल। अब अगर आपने कोई टेबल क्रिएट कर ली है या कि रिलेशन को बना लिया है लेकिन वो रिलेशन आपको चाहिए नहीं, गलती से बन गया, तो आप सिंपली कमांड वहां पे लिखेंगे ड्रॉप स्पेस टेबल स्पेस उस टेबल का नाम या रिलेशन का नाम। ये लाइन लेके एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम उस टेबल को डिलीट कर देगा। ठीक है जी। वहां से उस डेटाबेस के अंदर से वो टेबल निकल जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आल्टर टेबल। अच्छा, अभी हमने ये टेबल क्रिएट की, ठीक है, उसका नाम रखा कोई, उसके डिफरेंट टेबल का नाम रखा, उसके एट्रीब्यूट का नाम रखे, उसकी डेटा टाइप रखी, उस पर कोई कंस्ट्रेंट लगाई। अभी हमने कोई 8-10 लाइनें लिखी हैं, तो इन लाइनों को लिखने के दौरान हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है।
ठीक है, हमने कोई डाटा टाइप गलत दे दी या उसके नाम के स्पेलिंग गलत लिख दिए या कोई कंस्ट्रेंट गलत लगा दी, अब हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अल्टर टेबल की कमांड्स मौजूद हैं जी। ठीक है जी, अल्टर टेबल जो है ये हमें ऑप्शन देता है कि हम अपने बनाए हुए ऑलरेडी जो हमने टेबल क्रिएट किए हुए उनके अंदर को मॉडिफिकेशन करनी है उस स्ट्रक्चर के अंदर, तो हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है जी, ऐड ड्रॉप एट्रीब्यूट। अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई टेबल बना दिया, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का जैसे बनाया ये वाला, अब यहाँ पे आप अज्यूम करें कि आपने आपसे गलती होगी, आपने CNIC का कॉलम ऐड करना था लेकिन वो आपसे रह गया। अब टेबल क्रिएट हो चुकी है, अब आपने एक नया कॉलम ऐड करना है, तो उसके लिए आपको अल्टर टेबल की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। अल्टर टेबल एम्प्लॉय, जिस भी टेबल के अंदर आपने चेंज करनी है, अब उसमें आपने कोई कॉलम ऐड करना है या डिलीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने CNIC का कॉलम ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा ऐड और आगे उस कॉलम का नाम CNIC और आगे उसकी डाटा टाइप जो भी मेंशन करनी है, कोई कंस्ट्रेंट लगानी है तो वो लगा दूंगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ऑलरेडी मैंने एम्प्लॉय की जो टेबल बनाई थी उसके अंदर एक और कॉलम CNIC के नाम से ऐड हो जाएगा। यहाँ मिसाल के तौर पे जैसे जॉब का कॉलम ऐड किया हमने, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड जॉब वेरिएबल कैरेक्टर 12। अब एम्प्लॉय का टेबल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ था ये वाला, ठीक है, इसके अंदर जॉब का मिसाल के तौर पे उसका कोई डेजिग्नेशन का कॉलम मैं ऐड करना भूल गया, तो मैं इस कमांड की मदद से दोबारा से उसको मॉडिफाई करके यानी कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ टेबल के अंदर, तो एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा उस टेबल के एंड पे। जैसे ये है, ये टेबल क्रिएट हुआ, तो अब ये मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट नंबर आखिरी कॉलम है, तो इसके बाद एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा जॉब के नाम से। ठीक है जी, जब भी हम अल्टर टेबल की मदद से इस तरह कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल के एंड पे कॉलम क्रिएट होगा। इसी तरीके से अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप जॉब, अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप इसी तरीके से सेम लिखेंगे अल्टर टेबल, यानी कि टेबल को चेंज कर दो, अल्टर कर दो इस टेबल को, एम्प्लॉय को, और उसके अंदर से जॉब का कॉलम ड्रॉप कर दो। ठीक है, जो मैंने कॉलम ऐड किया था मैं उसको अब दोबारा डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो इसी तरीके से अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप और जॉब, तो जॉब का कॉलम ड्रॉप हो जाएगा एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर से। ठीक हो गया जी। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जितने भी आप काम कर रहे हैं ना, ये कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इससे पहले आपने सिस्टम को एक दफ़ा बता देना है कि आप ये सारे काम किस डेटाबेस के अंदर करने लगे हैं। टेबल का नाम तो आप बता रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये आपने बताया कि अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप जॉब, कि एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर से जॉब का कॉलम उड़ा दो, डिलीट कर दो, सिस्टम कर देगा। ठीक है, लेकिन अब सिस्टम को थोड़ा सा एक दफ़ा आपने क्लियर पहले कर देना है कि आप ये काम किस डेटाबेस के अंदर कर रहे हैं। एंड पॉसिबल है कि आपके पास स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम की एक डेटाबेस सिस्टम के अंदर मौजूद है, एक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस में मौजूद है, अब दोनों में एम्प्लॉय का टेबल मौजूद होगा। ठीक है, तो अब सिस्टम जो है वो किस डेटाबेस में से एम्प्लॉय के टेबल में से जॉब का कॉलम डिलीट करेगा। ठीक है, तो मिस्टेक से बचने के लिए आपने फिर क्या करना है, सिस्टम को एक दफ़ा शुरू में बता देना है ये वाली चीज़, यूज़ डेटाबेस नेम, एक दफ़ा ये लाइन एग्जीक्यूट कर देनी है। यूज़ फॉर एग्जांपल जी स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, जब आप एक दफ़ा लिख के फिर आगे जो भी कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे तो सिस्टम को पता है कि मैंने ये काम स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम वाली डेटाबेस के अंदर करने हैं। ठीक है, जो उसके अंदर एम्प्लॉय की टेबल है उसमें से मैंने कॉलम उड़ाना है, वो खुदा ना खासा किसी और टेबल डेटाबेस के अंदर से नहीं उड़ाएगा। अच्छा जी, ऐड कॉलम या ड्रॉप हो गया, हमने टेबल क्रिएट कर ली अब तक इस कमांड की मदद से, कोई इसके अंदर कोई कमी बेशी रह गई तो हमने नया कॉलम भी ऐड करके देख लिया ऐड कॉलम की मदद से। ठीक है जी, अल्टर टेबल और उसकी कमांड जो भी उसका आगे कॉलम आपने ऐड करना है वो, और उसकी डाटा टाइप, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड करो या ड्रॉप करो वो हमने बताना है, और किस कॉलम को ऐड करें उसका नाम, नए कॉलम का नाम और आगे उसकी डाटा टाइप। ड्रॉप करना है तो जस्ट टेबल का नाम और उस कॉलम का नाम, तो सिस्टम उसको ड्रॉप कर देगा, डिलीट कर देगा। सेटिंग पोजीशन ऑफ अ न्यू एट्रीब्यूट, अभी मैंने आपको कहा कि जब भी आप ऐड अल्टर टेबल ऐड करके कॉलम ऐड करते हैं तो सिस्टम आपके नए कॉलम को टेबल के एंड पे ऐड करेगा। अगर आप चाहें तो आप अपनी मर्जी की जगह पे भी उसको कॉलम को ऐड कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं चाहूँ जी कि मैंने यहाँ पे अभी जो मैंने फॉर एग्जांपल कॉलम ऐड किया जी जॉब का, वो वैसे तो एंड पे आना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार जॉब का कॉलम जो है ना मिसाल के तौर पे वो जी जेंडर के बाद आना चाहिए या सैलरी से पहले आए।
कि पहले उसका डेजिग्नेशन आए फिर उसकी सैलरी आए, तो फिर मैं उसकी स्पेसिफिक पोजीशन दे सकता हूं अपनी मर्जी से। जैसे ये है अल्टर टेबल स्टूडेंट, कि स्टूडेंट के टेबल को मॉडिफाई करो, उसके अंदर क्या ऐड करो, ईमेल का एक कॉलम, ऐड ईमेल, और उसकी मैंने डाटा टाइप दे दी वेरिएबल कैरेक्टर 50, और साथ में एक कीवर्ड लिख दिया फर्स्ट। फर्स्ट लिखने से वो जो मेरा कॉलम नया मैं ऐड कर रहा हूँ ईमेल का, वो सबसे पहले ऐड होगा स्टार्ट में। ठीक है जी, जितने भी ऑलरेडी कॉलम ऐड हैं उनमें सबसे पहले फर्स्ट का कॉलम ऐड हो जाएगा। दूसरी एग्जांपल है अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप ईमेल। उसी तरीके से अगर मैं इसको चाहूँ कि इसको डिलीट करना है तो ड्रॉप ईमेल की कमांड की मदद से, ड्रॉप की कमांड की मदद से इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। या एक और एग्जांपल है यहाँ पे अल्टर टेबल की, अल्टर स्पेस टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल को अल्टर करो यानी कि चेंज करो। क्या चेंज करो, उसके अंदर ऐड करो ईमेल का कॉलम, ऐड ईमेल, उसकी मैंने डाटा टाइप लिख दी और आगे लिखा कीवर्ड आफ्टर SID, कि SID के बाद इसको ऐड करना है। अब SID कहाँ पे है, अगर आप देखें इस कॉलम में तो फॉर एग्जांपल आप ज्यूम करें कि SID मिसाल के तौर पे है यहाँ पे इसमें, सॉरी इसमें नहीं है। आप ज्यूम करेंगे मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पे लिख, चलो मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए। सैलरी इस तरह कर दिया मैंने। अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर आफ्टर सैलरी। मैं कह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय का टेबल फॉर एग्जांपल है, ये स्टूडेंट एम्प्लॉय इस तरीके है, एम्प्लॉय के टेबल को मॉडिफाई करो और उसमें ईमेल का एक कॉलम ऐड कर दो, लेकिन वो ऐड कहाँ पे है, सैलरी के बाद। तो सिस्टम जो है वो इस सैलरी के नेक्स्ट, यानी कि ये जो सुपर SSN है, इससे पहले सैलरी के बाद एक कॉलम ऐड कर देगा ईमेल के नाम से। ठीक है, लेकिन अगर मैं नहीं मेंशन करता तो सिस्टम एंड पे ऐड करेगा फिर। तो ये जस्ट ऑप्शनल एक चीज़ है। किसी भी टेबल के अंदर कॉलम की पोजीशन कोई भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कॉलम शुरू में है या एंड पे है, ये जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एक तरतीब से लिखते हैं। अदरवाइज सिस्टम को लॉजिकली इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कॉलम टेबल के अंदर कहाँ पे मौजूद है, इट डजंट मैटर। अच्छा जी, ये हो गया कि हम अपनी मर्जी से किसी भी टेबल के अंदर कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हैं इस कॉलम की मदद, इस कमांड की मदद से। अगर आप देखें ऐड की मदद से किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, ड्रॉप के कीवर्ड की मदद से किसी भी कॉलम को अपनी उस टेबल के अंदर स्पेसिफिक जगह पे ऐड कर सकते हैं इस कीवर्ड की मदद से, आफ्टर की मदद से। मैंने कहा जी तुम एम्प्लॉई वाले टेबल को चेंज करो और उसमें एक ईमेल का नया कॉलम ऐड कर दो। ठीक है जी, उसकी डाटा टाइप भी बता दी और साथ में ये बता दिया कि आफ्टर सैलरी, कि ऑलरेडी जो उस टेबल के अंदर सैलरी का कॉलम है उसके बाद तुमने ईमेल का कॉलम ऐड करना है, तो सिस्टम उस स्पेसिफिक पोजीशन पे उस कॉलम को ऐड कर देगा। चेंजिंग अ कॉलम डाटा टाइप और नेम, हम किसी भी जो कॉलम हमने ऐड किए हैं उनका हम या तो नाम भी बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने जब एम्प्लॉई का फॉर एग्जांपल या स्टूडेंट का मिसाल के तौर पे मैंने टेबल बनाई और मैंने उसका नाम जो उसका नेम वाला खाना था उसको मैंने लिख दिया F नेम, यानी कि फर्स्ट नेम। ठीक है, F नेम शॉर्टली लिख दिया। बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं F नेम नहीं करना था, उसको तो फर्स्ट नेम पूरा लिखना था मैंने, तो कोई मसला नहीं है, मैं अल्टर टेबल कमांड की मदद से उस F नेम को फर्स्ट नेम कह सकता हूँ। इस तरह की जो चेंज, या मिसाल के तौर पे मैंने उसकी डाटा टाइप रख दी वेरिएबल कैरेक्टर 50, जब मैंने रखनी 100 थी तो मैं 50 को 100 कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी मॉडिफिकेशंस हैं किसी भी टेबल के अंदर, उसके टेबल के कॉलम्स के नाम के अंदर, कॉलम की डाटा टाइप के अंदर, या टेबल का जो नाम है उसके अंदर, ये तमाम मॉडिफिकेशन हम बाद में कर सकते हैं इन कमांड्स की मदद से। अच्छा, पहली एग्जाम्पल क्या है, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर 100। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मिसाल के तौर पे कोई मैंने ईमेल अभी ऐड किया था कॉलम पिछली स्लाइड के अंदर, ये वाला अगर आपको याद हो, अल्टर टेबल एम्प्लॉई ऐड ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर 50, मैंने इसकी डाटा टाइप रखी थी वेरिएबल कैरेक्टर और रेंज दी थी 50 कैरेक्टर। ठीक है, मैं अब इसको 50 को 100 करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैंने क्या कमांड यहाँ पे यूज़ करनी है, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई ईमेल वेरिएबल कैरेक्टर 100। मैं कह रहा हूँ कि जनाब
स्टूडेंट टेबल जो है उसको मॉडिफाई करो। उसके अंदर मॉडिफाई किसको करना है, ईमेल वाले कॉलम को, और तुम क्या करो उसकी वेरिएबल कैरेक्टर उसको 100 कर दो। ठीक है, अब जितनी भी थी वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 थी, 10 थी, 50 थी, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने चेंज करनी है वो मैंने सिर्फ बता दी कि वेरिएबल कैरेक्टर 100 कर दो, तो सिस्टम अब उस स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा और वेरिएबल कैरेक्टर 50 की बजाय 100 कर देगा उसकी रेंज। अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस वेरिएबल कैरेक्टर 100। अब इसमें क्या फ़र्क है, मैं कह रहा हूँ कि जनाब स्टूडेंट टेबल को चेंज करो, ठीक है, या मॉडिफाई करो या अल्टर करो। और अल्टर करना क्या तुमने कि मैंने एक पहले कॉलम बनाया हुआ था ईमेल का, ये वाला, ठीक है जी, ये पुराना नाम है जो पहले से मौजूद है। इसको चेंज करके तुम इसकी बजाय ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस पूरा नाम लिख दो, ठीक है। और कोई मैंने कोई डाटा टाइप देनी है तो वो भी दे दूं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक ही कमांड के अंदर 2 काम कर रहा हूँ। एक तो उस एट्रीब्यूट का नाम चेंज कर रहा हूँ, ईमेल से ईमेल अंडरस्कोर एड्रेस कर रहा हूँ, और साथ ही उसकी जो डाटा टाइप है वो 50 से 100 भी कर रहा हूँ। तो इसके लिए अगर आपने थोड़ा सा गौर किया हो तो मैं मॉडिफाई के बजाय चेंज का वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, कीवर्ड। अगर आपने 2 काम करने हैं कि आपने मिसाल के तौर पे एट्रीब्यूट का नाम भी चेंज करना है और उसी में उसकी डाटा टाइप भी चेंज करनी है, 2 काम करने हैं, तो फिर मॉडिफाई की बजाय चेंज करेंगे, ठीक है, चेंज का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अगर एक काम करना है, सिंपली डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप मॉडिफाई करेंगे। ये जो अभी मैंने यहाँ पे इसको क्लियर भी किया है कि अगर आपने चेंज कमांड कैन चेंज बोथ डाटा टाइप एंड नेम, किसी भी एट्रीब्यूट का डाटा टाइप और नाम दोनों को चेंज कर सकती है। दोनों को चेंज करना हो तो फिर आपने मॉडिफाई के बजाय चेंज का नाम यूज़ करना है। कल को कोई भी टास्क आता है ना आपको क्लास के अंदर, क्विज के अंदर, असाइनमेंट के अंदर या पेपर के अंदर, तो फिर आपने ये ज़हन में रखना है कि मैं आपको टास्क दे क्या रहा हूँ। अगर मैं मिसाल के तौर पे आपको कहता हूँ कि सिंपली जनाब कोई आपने टेबल क्रिएट किया है, उसके अंदर एट्रीब्यूट जो है फलां एट्रीब्यूट, उसका मिसाल के तौर पे आप जी डाटा टाइप चेंज कर दें, ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पे वेरिएबल को चेंज करके तो आप उसको इंटीजर कर दें, ठीक है, या वेरिएबल को चेंज करके वेरिएबल कैरेक्टर कर दें, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको एक टास्क कहा है, ठीक है। एक टास्क जो है वो वेरिएबल को चेंज करने के लिए है, तो अगर एक टास्क है तो फिर आपने मॉडिफाई का कीवर्ड यूज़ करना है। अगर मैं उसी इंस्ट्रक्शन या उसी क्वेश्चन के अंदर 2 काम कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि जनाब आप उसका डाटा टाइप भी चेंज कर दें और टेबल का जो एट्रीब्यूट है उसका नाम भी चेंज कर दें, इसके मतलब एक ही कमांड के अंदर 2 काम करने हैं, तो फिर आपने मॉडिफाई की बजाय चेंज कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। ये अपने ज़हन में रखना है, याद रखना है। अच्छा, एडिंग नॉट नल एंड डिफॉल्ट वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट। आपने कोई एट्रीब्यूट के साथ कोई कंस्ट्रेंट ऐड करनी है। पहले शुरू में आपको याद नहीं रहा था, अब आप कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस नॉट नल। मैं कहता हूं कि तुम ऐसा करो कि स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर एक एड्रेस का कॉलम बना हुआ है, ठीक है, उसको चेंज करो और उसकी जो कंस्ट्रेंट है ना उसको नॉट नल कर दो। तो जो भी कंस्ट्रेंट ऑलरेडी होगी या नहीं होगी, अब वहाँ पे नॉट नल की कंस्ट्रेंट लग जाएगी। यानी कि अब जब भी कोई बंदा स्टूडेंट का डाटा ऐड करने लगेगा तो एड्रेस को खाली नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है, यानी कि कंपल्सरी फील्ड बन गई। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस डिफॉल्ट लाहौर। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे सेट करनी है? अगर आप मिसाल के तौर पे जब आपने ये शुरू में हमने टेबल क्रिएट की थी ये वाली, यहाँ पे अगर आपको याद है तो एड्रेस में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी थी यूसीपी, ठीक है। आपको यहाँ पे आप क्रिएट जब टेबल कर रहे थे तो यहाँ आपको याद नहीं रहा, मिसाल के तौर पे आप इसको छोड़ गए या मैंने डिलीट कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ आप छोड़ गए। तो अब आपका ख्याल है कि यार मैं इसकी एड्रेस वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू खुद ही सेट कर देता हूँ ताकि लोग लिखें ना लिखें, अगर ना भी लिखें तो सिस्टम एरर ना दे, खुद ही उसके अंदर लाहौर लिख दे। तो मैं क्या करूँगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई एड्रेस कॉलम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंगल कोट के अंदर जो भी मैंने टेक्स्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल लाहौर, तो अब सिस्टम क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा लाहौर के नाम से, और जब भी कोई बंदा इस कॉलम को खाली छोड़ देगा तो सिस्टम खुद ब खुद इसके अंदर लाहौर ऐड कर देगा, एरर नहीं देगा। तो चेंज डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने लाहौर दी थी, लाहौर गलती से आपको लाहौर आपसे ऐड हो गया, अक्सर में आपने कराची करना था, ठीक है, जब आपसे गलती हो गई तो अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट अल्टर एड्रेस सेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट डिफ़ॉल्ट टू कराची। पहले आपने कहा था डिफ़ॉल्ट, सिंपली डिफ़ॉल्ट में जो भी आपने वैल्यू दी वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू बन गई कॉलम की। अगर आपने चेंज कर रही है तो चेंज करने के लिए फिर आपको डिफ़ॉल्ट की बजाय सेट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा।
सेट करो डिफ़ॉल्ट वैल्यू टू कराची। अब वो लाहौर को चेंज करके कराची कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब जब भी डाटा एंट्री करने वाला बंदा एडमिशन के अंदर स्टूडेंट का एड्रेस का खाना खाली छोड़ेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसके अंदर कराची ऐड कर देगा, ये लिख देगा, सिस्टम के अंदर सेव कर देगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन रिमूव डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट फ्रॉम एनी कॉलम। आप किसी भी कॉलम पे आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है, आप उसको रिमूव कर सकते हैं जब भी चाहें, सिंपली ड्रॉप की मदद से। अल्टर टेबल स्टूडेंट, अल्टर एड्रेस, ड्रॉप डिफ़ॉल्ट। तो मैं कह रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट एड्रेस के ऊपर जो भी तुमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की थी उसको ड्रॉप कर दो, ठीक है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो लाहौर था, कराची था, वटएवर जो भी था, जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगी हुई है ऑलरेडी सिस्टम उसको ड्रॉप कर देगा, यानी कि ख़त्म कर देगा। इसका मतलब है कि अगर मैंने ड्रॉप कर दिया डिफ़ॉल्ट वैल्यू को तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई बंदा उसको उस वैल्यू को खाली छोड़ने की कोशिश करेगा तो सिस्टम पर एरर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है रीनेम टेबल। टेबल का नाम यानी कि एंटिटी का नाम जो आपने रखा हुआ था, जो कि आपने टेबल का नाम रखा, फिर जैसे हमने शुरू में एम्प्लॉई का टेबल क्रिएट किया तो मैंने उसका नाम लिखा हुआ था एम्प्लॉई, EMPLOYEE। अब मुझसे अगर स्पेलिंग में गलती हो गई है तो मैं उस टेबल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, बाद में चेंज कर सकता हूँ अल्टर टेबल की मदद से। अल्टर टेबल का नाम, रीनेम टू नया नाम। मैंने पहले नाम रखा हुआ था स्टूडेंट, टेबल का नाम रखा था, अब मैं उसको स्टूडेंट से चेंज करके अंडर ग्रेड स्टूडेंट कर रहा हूँ तो सिस्टम नया नाम रख देगा, अंडर ग्रेड अंडरस्कोर स्टूडेंट, ठीक है जी। टेबल का नाम या रिलेशन का नाम अगर चेंज करना है तो रीनेम के नाम से या अल्टर टेबल के नाम से आप उसको चेंज कर सकते हैं। जो रेड में लिखा हुआ है यहाँ पे ये कीवर्ड्स हैं, ये आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। रीने अल्टर स्पेस टेबल का नाम जो आपने रखा हुआ है, स्पेस रीनेम स्पेस टू, ये भी कीवर्ड है, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, और नया नाम जो भी आप रखना चाहें। नेक्स्ट है ऐड ड्रॉप प्राइमरी की। पहले मैं अटेंडेंस लगा दूं, इसके बाद प्राइमरी की पे आते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी एडिंग प्राइमरी की। हमें ये देखा था कि जब भी हम कोई टेबल या रिलेशन क्रिएट करते हैं तो हमें एटलीस्ट एक कॉलम ऐसा ज़रूर मुंतखब करना पड़ता है जिसको हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में एटलीस्ट हर एंटिटी के साथ या हर रिलेशन या टेबल के अंदर एक कॉलम ऐसा ज़रूर रखेंगे जिसकी वैल्यू यूनिक हो, और उसको वो हमारा एक अहम या एक की होगी हमारी किसी टेबल के अंदर, या आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स के अंदर हमने टेबल क्रिएट किया, अगर आपको याद है तो ये वाली एग्जांपल, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने किसी भी कॉलम को ये नहीं कहा कि ये प्राइमरी की होगी हमारी। एटलीस्ट हमें एक कॉलम को ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये हमारा जो कॉलम है ये एम्प्लॉई टेबल का प्राइमरी की होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें उसके साथ फॉर एग्जांपल जैसे हमने नॉट नल लिखा है, ये कंस्ट्रेंट है, तो हमें यहाँ पे नॉट नल की बजाय प्राइमरी की लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारी मर्जी है, जिस भी कॉलम के आगे चाहें हम प्राइमरी की लिख सकते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उस कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर कर देगा, ठीक है जी। अगर हम टेबल क्रिएट करते हुए ये बात भूल गए हैं कि हमने प्राइमरी की ऐड करनी थी तो कोई इशू नहीं है, हम बाद में भी अल्टर टेबल की मदद से ये कमांड ऐड कर सकते हैं, सॉरी ये ऑप्शन, ये कंस्ट्रेंट ऐड कर सकते हैं किसी भी कॉलम के साथ, कि बाद में हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम ज्यूम करें तो सोशल सिक्योरिटी नंबर एक है कॉलम, ये हमारा ख्याल है कि ऐसा कॉलम है जिसकी वैल्यू यूनिक होती हैं, और हर एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी नंबर यूनिक होता है, ये रिपीट नहीं होता, ठीक है। तो हम इस कॉलम के आगे प्राइमरी की लिख सकते हैं, नॉट नल की बजाय फिर मैं यहाँ पे प्राइमरी स्पेस की लिख दूंगा, तो सिस्टम इस सोशल सिक्योरिटी नंबर कॉलम को एम्प्लॉय टेबल का प्राइमरी की बना देगा, ठीक है जी। ये कॉलम, ये कमांड कैसे काम करती है, ये है जी, यहाँ पे लिखा हमने अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड प्राइमरी की टू सोशल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट आपको देखना पड़ेगा,
अल्टर टेबल उसी तरीके से कीवर्ड एम्प्लॉई टेबल का नाम, हमने क्योंकि प्राइमरी की ऐड करनी है तो हम क्या करें, ऐड प्राइमरी की किसको डिक्लेयर करो, सोशल सिक्योरिटी नंबर को। तो SSN यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर का जो कॉलम है सिस्टम उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर देगा। और आपने प्राइमरी की हटानी है तो उसी तरीके से ड्रॉप की कमांड यूज होगी, ड्रॉप प्राइमरी की, अल्टर टेबल एम्प्लॉई के टेबल को चेंज करो, ड्रॉप क्या करो, प्राइमरी की को। अब अगर आप देखें तो सर जी सर यूनिकनेस के लिए हम यूनिक नहीं यूज करते थे, हाँ जी, यूनिक हम यूज करते हैं, बिल्कुल यूनिक की होती तो है। यहाँ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं। हाँ, प्राइमरी की इसलिए कि हमने कल को इसी एम्प्लॉय का जो है ना, ये वाला प्राइमरी की वाला कॉलम, इसको हमें एज ए रेफरेंस दूसरे टेबल के साथ लिंक करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर आप स्टूडेंट रोल नंबर को प्राइमरी की डिक्लेयर कर देंगे। वो इसलिए करेंगे कि आपने कल को स्टूडेंट की आईडी डिफरेंट लोकेशंस पे यूज करनी है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए। मिसाल के तौर पे जब आप बच्चे की फीस जमा कराएंगे तो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए होगा। जब बच्चे का आपने कोर्स रजिस्टर करने हैं फिर भी आपको उसका स्टूडेंट रोल नंबर चाहिए होगा। तो आपने स्टूडेंट का जो रोल नंबर जिसको आपने प्राइमरी की बनाया हुआ है, इसको आपने दूसरे टेबल्स के अंदर यूज करना है कल को एज ए रेफरेंस, जिसको हम फॉरेन की कहते हैं। तो जब आपने फॉरेन की या रेफरेंस बनाना है कल को, तो फिर आपको प्राइमरी की फॉरेन की डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये मैंने कहा था कि आप हर टेबल के अंदर एटलीस्ट एक एट्रीब्यूट को प्राइमरी की जरूर कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, जैसे टीचर है तो टीचर का एम्प्लॉय आईडी आप एक कॉलम ले लें, टीचर का टेबल होगा, उसके अंदर आप इसी तरीके से जैसे हमने पीछे क्रिएट टेबल किया है तो क्रिएट टेबल टीचर, उसके आगे उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे, उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके डेजिग्नेशन, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह करते जाएंगे, और उसका जो एम्प्लॉय आईडी है उसके आगे प्राइमरी की का कीवर्ड लगा देंगे। तो सिस्टम एम्प्लॉय या टीचर का जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है उसको प्राइमरी की डिक्लेयर कर देगा। अब मैंने इसको प्राइमरी की क्यों डिक्लेयर किया, क्योंकि मैंने कल को टीचर के लिए बहुत सारे काम और भी करने हैं सिस्टम के अंदर। कभी जनाब मैंने उसको कोर्स असाइन करना है, कभी उसकी प्रमोशन होनी है, कभी उसको सैलरी एलोकेट होनी है, कभी उसको फाइन होगा, कभी उसकी अटेंडेंस लगेगी। तो हर चीज़ का अलग-अलग टेबल बनेगा। तो हर टेबल के अंदर फिर मुझे उसका एक यूनिक वाला कॉलम चाहिए होगा एज ए रेफरेंस। तो मैं एम्प्लॉय आईडी को अगर बना दूं प्राइमरी की, तो बाकी तमाम टेबल्स के अंदर एम्प्लॉय आईडी को मैं एज ए फॉरेन की यूज करूंगा। बिल्कुल जैसे आपका स्टूडेंट रोल नंबर को मैं स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाऊंगा, और बाकी जितने भी आपके टेबल्स हैं, फीस, रजिस्ट्रेशन, आपका प्रोबेशन, आपकी फ्रीज अन फ्रीज, सोसाइटीज की पार्टिसिपेशन, उन टेबल्स के अंदर वही रोल नंबर आपका एज ए फॉरेन की यूज होगा, यानी एज ए रेफरेंस यूज होगा। ये भी हम आने वाले स्लाइडों के अंदर ये करके देखेंगे। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपका ये प्राइमरी की, फॉरेन की, ये जो मैं रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह जो आगे स्लाइड्स आ रही हैं उसके अंदर ग्रेजुअली क्लियर होते जाएंगे। ड्रॉप प्राइमरी की मैंने कहा कि अगर आपने प्राइमरी की लगा दी है, गलती से लगी किसी कॉलम पे, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप प्राइमरी की। तो आपको पता है जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली किसी भी टेबल के अंदर या रिलेशन के अंदर हम एक ही प्राइमरी की लगाते हैं, एक ही प्राइमरी की होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी एक कॉलम को हम प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, प्राइमरी कीज एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा नहीं होती। अब सिस्टम को पता है कि इस सिस्टम के अंदर अगर एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की है, तो हमें इस ड्रॉप करते हुए जब हमने कमांड लिखी है, इसमें हमें ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी सिस्टम को कि तुम किस कॉलम पे प्राइमरी की जो है उसको हटाओ। कॉलम का नाम मेंशन नहीं किया हमने, ये अंडरस्टूड है कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई के अंदर एक ही प्राइमरी की है, वो जहां भी होगी सिस्टम उसको खुद ही डिलीट कर देगा। ठीक है, ये ड्रॉप कर देगा। लेकिन जब प्राइमरी की लगानी है तो फिर हमें बताना पड़ेगा उसका नाम। जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर हमने ब्रैकेट के अंदर मेंशन किया, क्योंकि एक एम्प्लॉई का टेबल अगर टेबल है तो उसके अंदर 10 कॉलम होंगे, किस कॉलम को हमने प्राइमरी की करना है ये हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, जब लग गई प्राइमरी की तो फिर हमें उसको ड्रॉप करते हुए बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइमरी की बाय डिफॉल्ट एक टेबल के अंदर एक ही होती है, और सिस्टम जहां भी ढूंढेगा, जहां भी प्राइमरी की लगी हुई है जिस भी एट्रीब्यूट पे, ऑटोमेटिकली उसको ड्रॉप कर देगा, खत्म कर देगा। प्राइमरी की को डिलीट करेगा, एट्रीब्यूट को नहीं। ये ज़हन में रखना आपने। ये वाली कमांड जो है अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब प्राइमरी की एक एडिशनल फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि एक एडिशनल एक है डेजिग्नेशन है, एक फॉर एग्जांपल एक ड्यूटी है जो मैंने किसी
एट्रीब्यूट को असाइन की हुई है, ठीक है। वो मैं जब चाहूँ प्राइमरी की ड्यूटी या जो लेबल है उस पर लगाया हुआ मैंने, उस लेबल को मैं हटा सकता हूँ। वो लेबल प्राइमरी की का हट जाएगा, लेकिन कॉलम डिलीट नहीं होगा, कॉलम वहीं का वहीं रहेगा। ठीक हो गया जी। लेकिन जब आपको पता है कि जब हमने एक टेबल के अंदर से एक हमने एट्रीब्यूट को ड्रॉप किया था, तो फिर हमने लिखा था अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप और आगे कॉलम का नाम, जैसे मिसाल SSN। अगर मैं इस तरह लिख दूं अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप SSN, तो सिस्टम क्या करेगा, SSN यानी कि सोशल सिक्योरिटी नंबर का जो मैंने एट्रीब्यूट बनाया हुआ था, कॉलम बनाया था, उस कॉलम को डिलीट कर देगा। ठीक है। जबकि मैंने यहाँ पे लिखा ड्रॉप प्राइमरी की, तो इसका मतलब अब यहाँ पे भी प्राइमरी की लगी हुई है, जस्ट वो लेबल हट जाएगा उस पे, उस एट्रीब्यूट पे, वो एट्रीब्यूट वहीं का वहीं रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसकी एग्जांपल है यहाँ पे कि प्राइमरी की कैसे लगानी है। जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हो तो तब आप प्राइमरी की लगा सकते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी। लेकिन आप टेबल क्रिएट करते हुए ये प्राइमरी की लगाना भूल गए, यहाँ आप लिखना ये भूल गए, तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी लगा सकते हैं। बाद में कैसे लगेगी, अभी जो हमने अल्टर टेबल वाली ये एग्जांपल देखी थी, अल्टर टेबल एम्प्लॉई ऐड प्राइमरी की और आगे किस कॉलम पे लगानी उसका नाम। ठीक है। बाय डिफॉल्ट लगानी है तो जनाब ये इसका तरीकाकार है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी, इंटीजर डाटा टाइप और आगे मैंने लिख दिया प्राइमरी की। अब सिस्टम स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की लेबल असाइन कर देगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, ये मैंने कोई 4 कॉलम पे मुश्तमिल एक टेबल क्रिएट की है स्टूडेंट के नाम से। ठीक है। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये एग्जांपल 1 वाले कोड को, तो सिस्टम स्टूडेंट के नाम से एक टेबल क्रिएट करेगा, उसके अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और बर्थ डेट, ये 4 कॉलम क्रिएट कर देगा और स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना देगा। दूसरी एग्जांपल, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, और आगे अगर देखें तो उसके आगे इसी तरीके से कुछ कॉलम ऐड किए हैं उसमें, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और आगे प्राइमरी की बनाएगी। अगर आप देखें तो जो लेफ्ट वाली एग्जांपल है इसमें मैंने सिर्फ स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की कहा है। ठीक है जी। जबकि ये दूसरी एग्जांपल 2 के अंदर मैंने 2 कॉलम को प्राइमरी की कह दिया है, ऑर्डर आईडी कॉमा प्रोडक्ट आईडी। हमने ये पहले डिस्कस किया था कि समटाइम ऐसा होगा कि आपका जो टेबल या एंटिटी आप बना रहे हैं ना, उसके अंदर कोई ऐसा कॉलम नहीं होगा जिसकी वैल्यू यूनिक हो, तो कोई मसला नहीं है अगर ऐसा है। लेकिन हमने प्राइमरी की तो बनानी होती है हर टेबल के अंदर एटलीस्ट एक, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि 2 कॉलम को इकट्ठा करके एक कॉलम बना दें, कॉम्पोजिट की बना दें। ठीक है। और उसको की कह दें। तो जब 2 कॉलम की वैल्यू इकट्ठी हो जाएगी तो एन पॉसिबल है दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो एक यूनिक स्ट्रिंग क्रिएट कर दे। ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने किया कि ऑर्डर आईडी कॉमा प्रोडक्ट आईडी, ये 2 चीज़ों को मैंने इकट्ठा करी। जब ये इसका नाम आईडी, ये आईडी और ये प्रोडक्ट आईडी दोनों इकट्ठी होंगी तो एक लंबा नंबर बन जाएगा। तो हो सकता है ये नंबर दोबारा रिपीट ना हो, तो मैंने क्या किया, एक कॉम्पोजिट की को प्राइमरी की बना दिया। जब कॉम्पोजिट को बनाना है तो फिर आपको पहले लिखना पड़ेगा प्राइमरी की और आगे कौन कौन सी एट्रीब्यूट है जिनको आप इकट्ठा कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 लिख दें, 3 लिख दें, 5 लिख दें, जितने मर्जी कॉलम मेंशन कर दें जो कि इस ऑर्डर वाले टेबल के अंदर मौजूद हैं। तो सिस्टम क्या करेगा, उन तमाम को इकट्ठा करके उन पर प्राइमरी की लगा देगा। ठीक है जी। प्राइमरी की किसी भी टेबल के अंदर आप एक कॉलम पे लगा दें या एक से ज़्यादा कॉम्पोजिट कॉलम्स पे लगा दें। ठीक है। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। ठीक है जी। ऐड ड्रॉप फॉरन की, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने। प्राइमरी की मैंने कहा कि किसी भी टेबल का हम किसी एक कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करते हैं, उस टेबल का वो कॉलम या एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू यूनिक होने के हमें श्योर होता है कि इसकी वैल्यू यूनिक होगी और एम्प्टी भी नहीं होगी। ठीक है। जैसे स्टूडेंट की आईडी हमने ले ली, स्टूडेंट यानी कि रोल नंबर। अब स्टूडेंट रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की कह दिया। प्राइमरी की क्यों मैंने इसको कहा, क्योंकि मैंने आपको अभी जिक्र किया क्योंकि स्टूडेंट आईडी मैंने बार बार डिफरेंट जगहों पर यूज करनी है। कल को जब स्टूडेंट फीसें जमा कराएगा तो फीस का अलग टेबल बनेगा। जैसे इसे मैंने बनाया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो मैं एक और टेबल बनाऊंगा क्रिएट टेबल फीस। ठीक है। और उसमें मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट आईडी, फीस की अमाउंट, किस डेट को जमा हुई फीस। ठीक है। या सबमिशन डेट, मुझे 4-5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। अब वहां पे उस फीस वाले टेबल के अंदर रोल नंबर मुझे कहां से लेने पड़ेंगे, वो कौन से रोल नंबर होंगे, वो मैं लूंगा उसको, उस टेबल को मैं लिंक कर दूंगा स्टूडेंट वाले इस प्राइमरी की के साथ। फीस वाले टेबल के अंदर भी स्टूडेंट आईडी का कॉलम होगा और स्टूडेंट वाले के अंदर भी है मौजूद है। ठीक है। तो फिर मैं दोनों को जब लिंक कर दूंगा तो जो मास्टर टेबल है स्टूडेंट वाला, यहाँ पे ये प्राइमरी की का लाएगा ये कॉलम,
और फीस वाले कॉलम टेबल के अंदर वही कॉलम फॉरेन की कराएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में दो टेबल्स क्रिएट हो रही हैं। ऊपर वाली जो पहली है क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, मैंने एक टेबल पहले क्रिएट की और उसमें मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम वहाँ पे मेंशन कर दिए। मिसाल के तौर पे मैंने दो कॉलम लिए जी, डिपार्टमेंट आईडी जिसको मैंने प्राइमरी की क्या दिया और डिपार्टमेंट नेम उसका आगे टाइटल दे दिया। अब ये जब ये टेबल क्रिएट होगी तो ये दो कॉलम की टेबल बन जाएगी। पहला कॉलम होगा डिपार्टमेंट आईडी और दूसरा होगा डिपार्टमेंट नेम। अब सबसे पहले तो मैं इस टेबल के अंदर डाटा ऐड कर दूंगा और जितने भी डिपार्टमेंट हैं यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम के तमाम डिपार्टमेंट इसमें ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल पहले डिपार्टमेंट आईडी मैं लिखता हूँ जी 101, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कोशिश करूँ क्विकली, ये छोटी सी टेबल क्रिएट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। आप अज्यूम करें इस तरीके से टेबल बन जाएगी। जब मैं ये ऊपर वाली क्वेरी डिपार्टमेंट वाली क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करूंगा तो इस तरीके से एक बन जाएगा जी टेबल। पहले कॉलम का नाम होगा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी और दूसरे का नाम होगा ये वाला जो मैंने रखा है जी, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। ये टेबल क्रिएट हो गया जी। इसी तरीके से आपका MySQL के अंदर ये टेबल क्रिएट होगा। अब मुझे सबसे पहले जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो डिक्लेयर करने पड़ेंगे, यहाँ पे उनका डाटा ऐड करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं पहली आईडी रखता हूँ जी 101 और डिपार्टमेंट का नाम रख देता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल CS डिपार्टमेंट। दूसरा 102 IT डिपार्टमेंट, 103 SC डिपार्टमेंट, 104 मैथ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब मुझे इस टेबल के अंदर ये मास्टर टेबल है जहाँ पे अभी मैं चीज़ें डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसमें मुझे यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट डिक्लेयर करना पड़ेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल 100 डिपार्टमेंट है तो इस तरीके से 105 106 करता करता मैं 100 के 100 डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक हो गया जी। ये इनिशियली मुझे एक दफ़ा करना पड़ेगा स्टार्ट में। अच्छा जी, आप अज्यूम करें कि ये टेबल क्रिएट हो गया। ये टेबल क्रिएट होगा ये ऊपर वाली कमांड के नतीजे में। ये डाटा नहीं आएगा, डाटा तो मैंने आपको ऐड करके दिखाया है। जो ये क्वेरी है, जब ये क्वेरी चलेगी ना ऊपर वाली, ये क्या क्रिएट करेगी, सिर्फ ये वाली चीज़, बस जी, दैट्स ऑल। ठीक है, डाटा उसमें बाद में ऐड होगा, लेकिन डाटा मैंने ऐड इसलिए किया है ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लें जो प्राइमरी की और फॉरेन की वाला है, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये प्राइमरी की फॉरेन की का चक्कर क्या है। अच्छा, मैंने डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर दिया जी जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं। डिपार्टमेंट मैंने इसलिए डिक्लेयर किया है कि कल को जब मैंने एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने हैं, यानी कि टीचर भर्ती करने हैं, या कोई भी एम्प्लॉई जब अपॉइंट होगा तो मुझे साथ में बताना पड़ेगा कि ये एम्प्लॉई मैं किस डिपार्टमेंट के लिए कर रहा हूँ, अपॉइंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे पहले से वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि मैं डिपार्टमेंट पहले डिक्लेयर कर लूँ, डिफाइन कर लूँ, फिर हर जो एम्प्लॉई जब भी उसको अपॉइंटमेंट का डाटा ऐड करूँगा, साथ में उसको एम्प्लॉई उसका जो डिपार्टमेंट आईडी है वो भी ऐड करता जाऊँगा। अब मैं एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रिएट टेबल एम्प्लॉई के नाम से टेबल क्रिएट होगा, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, उसकी डिपार्टमेंट आईडी, ये 3 कॉलम मैंने ऐड कर दिए जी। ठीक है, आप अज्यूम करें कि इसी तरीके से एक और टेबल बन जाएगा। इसको मैं ज़रा साइड पे कर देता हूँ इधर। जब ये दूसरे वाली नीचे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो इसी तरीके से एक नया आ जाएगा जी कॉलम, एम्प्लॉई आईडी जो पहला कॉलम है, दूसरा है जी इंसर्ट इसमें कहाँ से ऐड होता है कॉलम, जब मैं नीचे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करूंगा तो इसके नतीजे में ये वाली टेबल बन जाएगी, इसमें 3 कॉलम होंगे।
क्योंकि मैं क्रिएट टेबल करते हुए 3 कॉलम का मैंने मेंशन किया हुआ है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट आईडी। अच्छा जी, ये क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, मिसाल के तौर पे अब मैं कोई भी एम्प्लॉय जब अपॉइंट करूंगा, यानी कि भर्ती होगा एम्प्लॉय यूसीपी के अंदर, तो उसका डाटा कैसे एंटर होगा। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी सबसे मेंशन करूंगा जी। फॉर एग्जांपल उसकी एम्प्लॉय है जी आईडी 201, जो कि सिस्टम खुद जनरेट करेगा, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये इस एम्प्लॉय वाले टेबल का प्राइमरी की होगा, ये हमने लिखा हुआ है पहले, ठीक है। वो इसको प्राइमरी की लिखेगा और इसकी वैल्यू यूनिक होगी, इसमें जो भी डाटा लिखेंगे, और वो एम्प्टी भी नहीं होगा। 201 और मिसाल के तौर पे है जी एम्प्लॉय नेम अली, और उसका डिपार्टमेंट कौन सा है जी। अब मुझे यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट बताना है, तो डिपार्टमेंट कौन सा मैं बता पाऊंगा, जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनमें से, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जी ये है जी 103 डिपार्टमेंट का बंदा। ये अली साहब जो हैं ये हमने 103 डिपार्टमेंट को में असाइन किए हैं या भर्ती की हैं। अच्छा, एक और एम्प्लॉय ऐड करते हैं जी, एक और हम भर्ती हमने किया जी, उसकी आईडी है 202। ये जी फॉर एग्जांपल कोई किरण नाम के एम्प्लॉय हैं जी, और इनका आईडी है जी 104। ये हमने इनको अपॉइंट किया जी मैथ डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मैंने ये पहले डिफाइन की हुई हैं चीज़ें। 104 का मतलब मैथ डिपार्टमेंट, 103 का मतलब एससी डिपार्टमेंट। एक और का ऐड कर देता हूँ 203, इसका नाम है जी फॉर एग्जांपल अहमद साहब। अहमद जो है मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी 105, इसका कोड। क्या ख्याल है, ठीक हो रहा काम। नो सर 105 नहीं है, 105 नहीं आएगा, क्यों जी। क्योंकि सर हमने उसको डिफाइन नहीं किया हुआ। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जनाब आप। नाम क्या है जी आपका। सर मुदस्सिर। मुदस्सिर साहब ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया जी। मैंने आपको चेक करने के लिए यहाँ पे 105 कोड इसका लिखा, डिपार्टमेंट कोड, ठीक है, ये डिपार्टमेंट आईडी। लेकिन हमें ये 1-2 स्लाइड पहले ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब तक हम कोई चीज़ पहले डिफाइन नहीं करते हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ही मैं 105 लिख के इसको ऐड करने की कोशिश करूँगा तो सिस्टम को मुझे एरर देना चाहिए, ठीक है। ये सिस्टम को ये रिकॉर्ड सेव नहीं करना चाहिए, ये 203 अहमद वाला रिकॉर्ड, बाकी उस 2 में कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये इसलिए ऐड नहीं करने देना चाहिए क्योंकि 105 डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं है। अब मैं ये देखना चाहूँ कि अहमद साहब किस डिपार्टमेंट के बंदे हैं, तो 105 है। 105 का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई 105 ऊपर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं 105 नहीं कर सकता, ये सिर्फ 101 से लेके 4 तक ही कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 102 लिख देता हूँ, तो अब ये ठीक है। इसका मतलब कि अहमद साहब IT डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई हैं। अच्छा, अब प्राइमरी की फॉरेन की वाली कहानी क्या है कि ये जो एक्चुअल जहाँ पे मैंने चीज़ें डिफाइन की हुई हैं ये वाला प्राइमरी की है, और यही कोड यही कॉलम जब मैं किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ फॉरेन की कहलाएगी, ठीक है जी। तो मैंने यही किया, यहाँ पे इस कमांड के अंदर मैंने क्रिएट टेबल किया एम्प्लॉई, ये वाला दूसरा एम्प्लॉई का टेबल है, उसमें एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और डिपार्टमेंट आईडी 3 कॉलम मैंने बनाए। और फिर मैंने बताया कि इसका ये वाला जो कॉलम मैंने तीसरा मेंशन किया ना डिपार्टमेंट आईडी, इसको मैंने फॉरेन की बनाना है। फॉरेन की का मतलब है कि मुझे सिस्टम को बताना पड़ेगा कि तुम इस कॉलम को किस टेबल के कॉलम के साथ लिंक करो, फॉर एग्जाम्पल इसके साथ, ठीक है। तो लिंक करने के लिए मुझे ये कहानी सारी बतानी पड़ेगी, बिल्कुल यहाँ पे जैसे ये की हुई है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेन की कीवर्ड है, आगे पैरेंथेसिस के अंदर डिपार्टमेंट आईडी। तुम क्या करो, डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की बनाओ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस कॉलम की, ठीक है, क्योंकि मैं एम्प्लॉय के अंदर बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है ज़रा, कि ये वाला एम्प्लॉय का टेबल है।
ये एम्प्लॉय का टेबल है जी, ठीक है जी। ये क्योंकि मैं अब इसकी डिस्कशन कर रहा हूँ, ये अलहदा कमांड है, ये अलहदा कमांड है, ऊपर वाली अलहदा कमांड है। मैं कह रहा हूँ फॉरेन की अप्लाई करो डिपार्टमेंट आईडी पे, यानी कि इसको तुम फॉरेन की बना दो, लेकिन रेफरेंसेस ये किसको रेफरेंस करेगा, या ये वाला कॉलम किसको रेफरेंस करेगा, डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट का टेबल ये है, डिपार्टमेंट आईडी ये कॉलम है। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम इस वाले कॉलम को लिंक कर दो इस डिपार्टमेंट के इस डिपार्टमेंट आईडी के साथ, ठीक है जी। अब ये बात मैं पूरी यहाँ पे मुकम्मल कर रहा हूँ कि फॉरेन की बना दो तुम डिपार्टमेंट आईडी को, किसको, इसको फॉरेन की बना दो, और इसको लिंक किसके साथ करो, ये वाला जो टेबल है इसके इस कॉलम के साथ, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, टेबल का नाम और आगे उसका कॉलम का नाम, ठीक है जी। ये डिपार्टमेंट का टेबल है और ये इसका डिपार्टमेंट आईडी है, इसके साथ लिंक कर दो जी। तो सिस्टम क्या करेगा, अब मुझे ये दो चीज़ों को आपस में लिंक कर देगा, ये वाला ग्रीन वाला है और ये वाला ऑरेंज वाला है जो आपको क्वेरी के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है जी। ये दो कॉलम है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक दफ़ा सिस्टम के अंदर डाटा डिफाइन करके रख लिया, डिपार्टमेंट वाले टेबल के अंदर डिपार्टमेंट डिफाइन कर लिए। अब इसका जो यूनिक वाला कॉलम था प्राइमरी की वाला, उसको मैं किसी भी और कॉलम के अंदर एज ए रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ। मैं एम्प्लॉई के टेबल के अंदर यूज़ कर लूँ, मैं मिसाल के तौर पे किसी HR वाले टेबल के अंदर यूज़ कर लूँ, किसी प्रमोशन वाले टेबल के अंदर यूज़ कर लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ भी यूज़ करूँगा वहाँ पे ये वाला कॉलम जो है किसी भी टेबल दूसरे टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ होगा, ठीक है। और फॉरेन की बनाने के लिए मुझे ये लाइन वहाँ पे उस टेबल के अंदर लिखनी पड़ेगी जहाँ पे वो टेबल कॉलम एज ए फॉरेन की यूज़ हो रहा है, प्राइमरी की वाला नहीं, फॉरेन की वाला टेबल, ठीक है। क्योंकि ये वाला एम्प्लॉय का टेबल जब मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ मुझे इस कॉलम को फॉरेन की डिक्लेयर करना है, तो इसलिए मुझे इस टेबल की क्रिएशन के दौरान मुझे ये फॉरेन की वाली लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सिस्टम ऑटोमेटिकली इन दो कॉलम को, इसको और इसको, दोनों को आपस में लिंक कर देगा, ठीक है। ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है। इसी तरीके से हम जो मिसाल के तौर पर जब स्टूडेंट की भी बात करेंगे तो मुझे इस तरीके से स्टूडेंट की पर्सनल जो इंफॉर्मेशन वाला टेबल है वो एक दफ़ा डिफाइन करना पड़ेगा, जिसका नाम रखूँगा स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट आईडी, उसका नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, वटएवर जितने भी कॉलम है वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा और वो ऑटोमेटिकली इस टेबल के अंदर आ जाएंगे। फिर जब मैं स्टूडेंट का आईडी मैंने कहीं यूज़ करना है, तो मैंने बच्चों का फीसों का डाटा मैंने मेंटेन करना है, तो फीस का एक अलहदा यहाँ पे टेबल बनेगा फीस के नाम से, और यहाँ पे इसके अलहदा कॉलम बनेंगे, फीस आईडी, ठीक है, आगे स्टूडेंट आईडी, आगे अमाउंट और आगे डेट ऑफ सबमिशन। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, तो यहाँ पे फीस वाले कॉलम के अंदर जो स्टूडेंट आईडी वाला कॉलम होगा वो फॉरेन की कहलाएगा, और उसको मैं लिंक करूँगा स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी के साथ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा फॉरेन आईडी, यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और रेफरेंसेस स्टूडेंट और आगे स्टूडेंट आईडी कि मैं जो फीस वाला टेबल है, तो जैसे मैं यहाँ पे अगर मेंशन भी कर दूँ क्लैरिटी के लिए, स्टूडेंट आईडी इस तरीके से लिखूँगा, उसको रेफरेंस किसके साथ करो, स्टूडेंट वाले टेबल का स्टूडेंट आईडी के साथ, इस तरीके से। हमें क्या करूँगा, मैं कहूँगा जी जो, और यहाँ पे यकीनन जो दूसरा टेबल होगा वो फॉर एग्जांपल फीस वाला टेबल होगा, और ऊपर वाला टेबल जो मास्टर टेबल है वो स्टूडेंट का टेबल होगा, ठीक है जी। तो मैं कहूँगा जनाब अब जो ये, क्योंकि मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ, फीस वाले टेबल के अंदर मैंने फॉरेन की बनानी है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट आईडी है फीस टेबल का, उसको रेफरेंस करो या लिंक करो स्टूडेंट के स्टूडेंट आईडी के साथ। तो ये स्टूडेंट का टेबल अगर होगा तो उसका स्टूडेंट आईडी यहाँ पे इधर है, तो इस कॉलम को उसके साथ लिंक कर देगा। ये है जी प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। और फिर जब भी मैंने फीस जमा करनी है किसी बच्चे की, तो फीस आईडी लिखूंगा, बच्चे का रोल नंबर लिखूंगा और आगे अमाउंट लिखूंगा या डेट लिखूंगा। तो यहाँ पे जब मैं बच्चे की आईडी लिखना चाहूँ मिसाल के तौर पे 102, ठीक है, तो 102 तभी मैं लिख पाऊंगा जब वो बच्चा इधर मास्टर टेबल के अंदर मौजूद है, तो ठीक है, अदरवाइज उसकी फ़ीस जमा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 999 बच्चे की आईडी, और जबकि 999 जो है इस मास्टर टेबल के अंदर मौजूद ही ना हो, ठीक है, तो सिस्टम एरर दे देगा, ये एक बच्चा मौजूद ही नहीं है, उसकी आप फीस कैसे जमा कर रहे हैं।
ये था जी प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से ऐड ड्रॉप फॉरेन की, अगर आपने फॉरेन की लगा दी है, ठीक है, और आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, ये तो था बाय डिफ़ॉल्ट वे कि जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हो तभी आप फॉरेन की लगा दें, ठीक है। अगर आपने नहीं लगाई या भूल गए हैं या आपने बाद में लगानी है तो कोई मसला नहीं है, बाद में भी लग सकती है अल्टर टेबल की मदद से। अल्टर टेबल एम्प्लॉई, अब जिस टेबल के अंदर फॉरेन की लगानी है ये अब उस टेबल की बात हो रही है, एम्प्लॉई वाले की, ठीक है। ऐड कंस्ट्रेंट फॉरेन की, आगे फॉरेन की कीवर्ड, फॉरेन की किस टेबल पे किस कॉलम पे लगानी है, डिपार्टमेंट नंबर पे, और उसको लिंक किसके साथ करना है, रेफरेंसेस डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर के। एम्प्लॉई का जो टेबल है उसके अंदर मौजूद है कॉलम डिपार्टमेंट नंबर, इसको तुम फॉरेन की बना दो और इसको लिंक किसके साथ करो, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर के साथ, कि डिपार्टमेंट का एक टेबल है मास्टर टेबल, ठीक है, उसके अंदर डिपार्टमेंट डी नंबर के नाम से कॉलम है। अब आप अगर देखें तो यहाँ एग्जांपल मैंने आपको, क्योंकि कॉपी पेस्ट मैंने किया था, यहाँ जो डिपार्टमेंट आईडी मास्टर टेबल के अंदर कॉलम का नाम है, और जो फॉरेन की वाला चाइल्ड टेबल है रेफरेंसिंग, उसके अंदर आप देखें तो दोनों कॉलम के नाम सेम है, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, दोनों कॉलम के नाम डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों के कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है, इसमें देखें तो एक टेबल के अंदर उसका नाम डी नंबर है, दूसरे टेबल के नंबर अंदर उसका नाम डी नंबर है, DNO और डी नंबर पूरा, दोनों कॉलम के नाम डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप नाम डिफरेंट ले सकते हैं कॉलम के, लेकिन डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है जी। और इसी तरीके से ये तो था बाद में फॉरेन की लगाने का तरीका अल्टर टेबल की कमांड की मदद से। दूसरा है कि अगर आपने वो फॉरेन की लगा ली है लेकिन आप उसको आप ड्रॉप करना चाह रहे हैं, उस लेबल को फॉरेन की नहीं बनाना चाहते उसको, तो आप सिंपली अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप फॉरेन की, और फॉरेन की का नाम बताना पड़ेगा आपको कि FK1, ये जो आपने एलियास एक शॉर्ट नेम रखा था FK1, ये आपने बताया कि FK1 को हटा दो, ठीक है, इसको इस लेबल को डिलीट कर दो। लेकिन आप अगर थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, जब हमने प्राइमरी की ड्रॉप की थी तो हमने कोई कॉलम का नाम, कोई रेफरेंस नहीं दिया था यहाँ पे, सिंपली हमने कहा था अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप प्राइमरी की, और प्राइमरी की हट गई थी, ठीक है जी, ये हट जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने फॉरेन की क्यों दिया भला, किसको आइडिया है, कोई बताएगा? सर आई थिंक मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है इसलिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने कहा कि प्राइमरी की किसी टेबल के अंदर एक ही होगी, ठीक है। जब एक ही हो तो हमें सिस्टम को बताने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस एक प्राइमरी की को हटा देगा। लेकिन फॉरेन कीज़ जो हैं वो किसी भी टेबल के अंदर ज़्यादा हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी फॉरेन की हटानी है। उसका यहाँ पे जो हमने एलियस या जो हमने उसका टाइटल रखा था वो हमने टाइटल यहाँ पे बताया उसको, ठीक है, वरना वो किसी भी फॉरेन की को डिलीट कर सकेगा या नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ड्रॉप करने का जो सिंटैक्स अब ये है कि आपको फॉरेन की का नाम बताना पड़ेगा, ठीक है जी। अच्छा, एक ही टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन कीज कैसे हो सकती हैं? कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? ये तो एग्जांपल चलो होगी हमारे सामने कि जनाब ये एक प्राइमरी की थी, प्राइमरी की वाला टेबल है, ये फॉरेन की वाला है, जिसमें मैंने प्राइमरी की वाला कॉलम दूसरी टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ किया, ठीक है जी। अब प्राइमरी की तो एक ही होगी, फॉरेन की एक तो होगी, कोई और दो फॉरेन की कैसे हो सकती हैं? क्या हम किसी टेबल के अंदर एक से ज़्यादा रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने इधर डिपार्टमेंट आईडी का भी रेफरेंस यूज़ कर लिया और कोई और एक और भी मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ रेफरेंस, ऐसा हो सकता है? इसी की एग्जांपल दे दें या कोई और एग्जांपल आपके ज़हन में हो? सर जैसे हमारे पास स्टूडेंट है, फी है और डिपार्टमेंट है, मेरे स्टूडेंट में मुझे पास फी की आईडी भी हो और डिपार्टमेंट की भी हो, तो वो दोनों एज ए रेफरेंस की एज ए फॉरेन की यूज हो सकते हैं। अच्छा जी, एग्जांपल आपकी ठीक है, लेकिन लॉजिकली ठीक नहीं है। लॉजिकली ठीक इसलिए नहीं है कि फॉर एग्जांपल जब मैंने फीस का डाटा मेंटेन करना ना, तो बस मुझे बच्चे का रोल नंबर पता हो तो बस काफ़ी है, ठीक है। उसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है कि मिसाल के तौर पे बच्चे का स्टूडेंट आईडी क्या है
और बच्चे की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, ये मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है उससे, ठीक है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि बच्चे का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डाटा होगा ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला टेबल, उसके अंदर उसके डिपार्टमेंट की सारी डिटेल होगी। जब मेरे पास बच्चे का रोल नंबर आ जाए तो मैं उससे तमाम डाटा देख सकता हूँ, ठीक है। उसका सारा किस डिपार्टमेंट में है, किस फैकल्टी में है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली जो मास्टर टेबल है वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, ठीक है जी। एग्जाम्पल आपकी ठीक है, लेकिन लॉजिकली हम देखेंगे कि हमने लॉजिकली भी तो देखना कि जो चीज़ें हम लिखने जा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे है जी फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर्स, ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर हम ऑर्डर्स का एक टेबल हमारे पास हो, तो ऑर्डर्स के टेबल के अंदर अगर आप देखें तो ऑर्डर के टेबल के अंदर हमें ये देखना होता है कि किस बंदे ने कौन सी प्रोडक्ट्स ऑर्डर की, कितनी क्वांटिटी में की, उसका कितना बिल बना और डेट क्या थी, ठीक है। तो उस टेबल में अगर आप देखें ऑर्डर वाले टेबल के अंदर, तो हमें एक तो कस्टमर की आईडी चाहिए होगी एज ए फॉरेन की, जो कि कस्टमर के टेबल से आएगी। दूसरा हमें प्रोडक्ट आईडी भी चाहिए होगी कि उसने कौन सी प्रोडक्ट परचेज की, जो कि प्रोडक्ट वाली टेबल से आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट आईडी और जो कस्टमर आईडी, ये दो फॉरेन कीज आ गई, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें वक्तन फ़ौक्तन या किसी जो है ना सिस्टम टू सिस्टम ये चीज़ वेरी करती है कि हमें किसी भी जगह पे एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा फॉरेन कीज रिक्वायर्ड हो सकती हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा फॉरेन की हैं तो फिर हमें उसको ड्रॉप करते हुए जहन में रखना पड़ेगा या उस सिस्टम को बताना पड़ेगा कि तुम कौन सी फॉरेन की ड्रॉप करो या डिलीट करो। अगेन वही सेंस है कि जब भी आपने फॉरेन की डिलीट करनी है तो फॉरेन की डिलीट करते हुए सिस्टम जो है वो फॉरेन की का लेबल डिलीट करेगा, जिस कॉलम पे फॉरेन की लगी है वो कॉलम डिलीट नहीं होगा, ठीक है जी। कॉलम कभी भी डिलीट नहीं होगा, कॉलम तभी डिलीट होगा जब हम ड्रॉप कॉलम नेम बताएंगे। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉई ड्रॉप और आगे कॉलम का नाम बता दूं मैं कि एम्प्लॉई आईडी, तो एम्प्लॉई आईडी को डिलीट कर देगा। जब मैं प्राइमरी की या फॉरेन की कह दिया तो इसका मतलब फिर सिर्फ लेबल डिलीट होगा, कॉलम नहीं। ये कुछ आगे क्लास एक्टिविटीज के लिए आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने कुछ ना एक डायग्राम बना के दी है, जिसमें कुछ डिफरेंट एंट्रीज के जो ईआरडी से हमने कुछ रिलेशन क्रिएट किए हैं, उनके टाइटल हैं, एट्रीब्यूट के नेम है, उनकी डाटा टाइप है, ठीक है, और डिफरेंट जो आपस में लिंक भी किए हैं कॉलम। इसमें अगर आप देखें तो रेटिंग्स, यूजर्स, मूवीज और टैग्स, ये 4 टेबल्स हमने क्रिएट किए हैं, और चारों जो टेबल्स हैं उनको आपस में लिंक भी किया हुआ है कि कौन सा जो कॉलम है वो किसके साथ लिंक है। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस ये कीजिएगा कि आपने इसी तरीके से 4 क्रिएट टेबल की कमांड्स लिखनी है। क्रिएट टेबल रेटिंग्स, ठीक है जी, आगे छोटी ब्रैकेट शुरू, आगे आईडी, उसकी डाटा टाइप और आगे कोई कंस्ट्रेंट है तो कॉमा, रेटिंग्स डाटा टाइप कॉमा, यूजर आईडी डाटा टाइप कॉमा, मूवी आईडी डाटा टाइप, आगे पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। ये जब आप ये कमांड लिख के एग्जीक्यूट करेंगे या ये कमांड लिखेंगे तो इसका मतलब रेटिंग वाली टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने इसी तरीके से क्रिएट टेबल यूजर्स करनी है, उसके तमाम एट्रीब्यूट मेंशन करने हैं, डाटा टाइप मेंशन करनी है, क्रिएट टेबल मूवीज, क्रिएट टेबल टैग्स, 4 क्रिएट टेबल्स की कमांड्स होंगी जो कि ये 4 टेबल क्रिएट कर देंगी। फिर आपने देखना है कि हर टेबल के अंदर कोई प्राइमरी की है, अगर है तो उसके आगे आईडी, डाटा टाइप और आगे प्राइमरी की का कीवर्ड लिखना है। अगर फॉरेन की भी है, मिसाल के तौर पे कोई प्राइमरी की कहीं पे फॉरेन की यूज हो रही है इस सिचुएशन में, कि फॉरेन की एग्जांपल बताइए कहाँ पे है फॉरेन की। प्राइमरी की तो नजर आ रहा है कि हर टेबल के अंदर आईडी आईडी आईडी, ये जो प्राइमरी कीज हैं, लेकिन ये जस्ट एग्जांपल है जो कि मैंने कहीं नेट से ली हुई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन आपने इस तरह आईडी आईडी नहीं लिखना, आपने उसको पूरा क्लियर करना है, जैसे रेटिंग आईडी, यूजर आईडी, मूवी आईडी, टैग आईडी, ठीक है, ताकि उससे क्लियर हो कि ये कौन सी आईडी है। अच्छा, फॉरेन की एग्जांपल को आइडिया हो रहा है कि फॉरेन की कौन सी है किस टेबल के अंदर। सर यूजर के टेबल में आईडी फॉरेन, यूजर्स के टेबल में आईडी फॉरेन की है, ये फरमाया। जी सर। दोबारा देखो, सर रेटिंग्स के टेबल में यूजर आईडी और मूवी आईडी फॉरेन की है, और इसी तरह टैग्स के टेबल में भी बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये इवन ब्लू में भी थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है।
अगर आप फॉर एग्जाम्पल रेटिंग्स में देखें तो रेटिंग में आईडी या रेटिंग आईडी जो पहला कॉलम है ये तो प्राइमरी की हो गया। अगर रेटिंग है फॉर एग्जाम्पल रेटिंग 1 2 3 4 कितनी रेटिंग है उसकी आउट ऑफ 5 वो आ जाएगी। ठीक है, अगर यूज़र आईडी तो ये रेटिंग की किसने, अब ये यूज़र आईडी जो है ये यूज़र वाले टेबल से आ रही है। ये देखें ये वाला लिंक जो है ये मास्टर टेबल है, यहाँ पे ये प्राइमरी की है और जिस टेबल रेटिंग के अंदर ये यूज़र आईडी यूज़ हो रही है तो यहाँ पे एज ए फॉरेन की यूज़ हो रही है। इसी तरीके से किस मूवी की आईडी रेटिंग हो रही है उस मूवी का डाटा भी चाहिए हमें, तो मूवी वाले टेबल से उसकी आईडी मूवी आईडी भी आ रही है कि रेटिंग आईडी फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये तो चलती जाएगी प्राइमरी की है। रेटिंग 1 2 3 4 5 कितनी रेटिंग है, 1 है 2 है 5 है 4 है 3 है, वो रेटिंग नंबर आ जाएगा। किस यूज़र ने की है रेटिंग और किस मूवी की रेटिंग की है, तो अब ये डाटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, यूज़र आईडी कौन सी है, यूज़र कौन सा है, ये उसका डाटा यूज़र से आ गया। मूवी कौन सी है, उसका डाटा मूवी से आ गया। अब मैं अगर देखना चाहूँ कल को, अब ये फॉर एग्जाम्पल जो डाटा इसमें होगा, फॉर एग्जाम्पल ये डाटा कैसे पॉपुलेट होगा, आईडी फॉर एग्जाम्पल 101, रेटिंग फॉर एग्जाम्पल जी पहली मूवी की है रेटिंग 3, यूज़र आईडी फॉर एग्जाम्पल 5 यूज़र आईडी है जी, मूवी आईडी 505। अब 5 नंबर यूज़र कौन सा है और 505 मूवी कौन सी है ये यहाँ पे इस टेबल से पता नहीं चलेगा। 5 नंबर फॉर एग्जाम्पल जो यूज़र है वो उसका नाम हमें यहाँ से पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा आईडी 5, फर्स्ट नेम खालिद, ठीक है, लास्ट नेम उसका ईमेल, इधर लिखा होगा कि 505 आईडी और मूवी है जी फॉर एग्जाम्पल कोई समटाइम कोई भी मूवी है जी, जो भी आपकी पसंद के नाम आप देना चाहें। ठीक है, तो उसका नाम अगर देखना तो फिर वो डाटा इधर से हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, हम इस टेबल के अंदर तमाम चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि बंदे का नाम और मूवी का नाम, नहीं ऐसे नहीं, हम उसका रेफरेंस यूज़ कर लेंगे, उसका रोल नंबर लिख लेंगे या यूज़र आईडी लिख लेंगे और मूवी का आईडी भी लिख लेंगे। और कल को जब हमने शो करना है तो कल को हम देखेंगे कि हम इस डाटे को फिर शो कैसे करते हैं, कैसे हम इस डाटे को लिंक करके यहाँ तक पहुँचेंगे, यूज़र आईडी ढूंढेंगे, इस आईडी के खाने में 5 किधर है और 5 के अगेंस्ट उसका नाम क्या है, नाम उठाएंगे। इसी तरीके से मूवी आईडी जो भी हमारे पास होगी 505 फॉर एग्जांपल, वो देखेंगे मूवी के टेबल के अंदर 505 कहाँ पे है और उसका नाम क्या है मूवी का, उस तक पहुँचेंगे। यानी कि हम आईडी से नेम तक पहुँचेंगे और मूवी आईडी से उस मूवी के नाम तक पहुँचेंगे और ये डाटा फिर लिंक हो जाएगा इधर। यही इसका कॉन्सेप्ट है फॉरेन की का, प्राइमरी की का, कि हम डाटा डायरेक्टली हर जगह रिपीट नहीं करते बल्कि उसका रेफरेंस यूज़ करते हैं और यही रेफरेंस जो है ये प्राइमरी की फॉरेन की कहलाता है। काफ़ी है मेरे ख्याल आज के लिए। कल हम डाटा मैनिपुलेशन देखेंगे जी। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि हमने अब तक जो काम किया हमने सिंपली डाटा का स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है सिंपल ये वाला स्ट्रक्चर, इसके अंदर कोई डाटा नहीं है। जब हम ये वाली क्रिएट टेबल कमांड्स यूज़ करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा, कॉलम के नाम लिखे जाएंगे और कॉलम की तरतीब बन जाएगी। अब इसमें डाटा कल को हमने ऐड करना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, ये सारा काम डाटा मैनिपुलेशन कराएगा जो कि हम इन कमांड्स की मदद से करेंगे जो कल इंशाल्लाह पढ़ते हैं फिर। ठीक है जी, ठीक है सर। ओके सर।